यह है यामोरी बाकुटो, जो आज तक का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था, जो सीधा डीमंस की पूरी आर्मी के सामने खड़ा था। इसी ने डीमन किंग की फौज को हरा के पूरे कॉन्टिनेंट को तबाही से बचाया था। बड़ी बैटल के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और अब फाइनली डेंजर खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसकी साथी अजीब सी शक्ल बना के आती है और अपना नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करने लगती है। उसी पल एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज होती है और अचानक से अटैक उसके अपने ही अलाइज की तरफ से आ जाता है और बस उसी सेकंड यामोरी को एक तेज स्टेक से बेदर्दी से छेद दिया जाता है, जो उसी इंसान ने मारा होता है जिसे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। अपनी हीरोइक अचीवमेंट्स के बदले हमारे हीरो को मिलता है सबसे बड़ा रिवॉर्ड, अपने ही साथियों से बिट्रेयल। गुस्से से भरा हुआ चेहरा लेके वो ट्रेटर्स को घूरता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। जमीन पर पड़ा हुआ वो पूछता है कि उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया और कसम खाता है कि वो लोग इस बात को जिंदगी भर याद रखेंगे। अपनी आखिरी सांस के साथ चीखते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट वादा करता है कि वो सबको अपने साथ नीचे ले जाएगा। अचानक यामोरी होश में आता है और अनजान आवाजें उसका नाम बार बार पुकार रही होती है। एक लड़की उसके पास आती है, लेकिन उस बंदे के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि वो तो हमेशा के लिए मर जाना चाहिए था। इधर उधर देखते हुए उसे लगता है जैसे वो स्टूडेंट से घिर चुका है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होती वो कहाँ है। पूरा कंफ्यूज हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि शायद वो सच में अंडरवर्ल्ड में ही पहुंच गया है। तभी एक बंदा उसका मजाक उड़ाता है, कह रहा होता है कि टेस्ट के बीच में भी बेहोश हो गया। दूसरा बंदा ताना मारता है कि अब इसे यंग मास्टर नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि इसे क्लैन से निकाल दिया गया था। एक लड़की इन सब चीजों को इग्नोर करके किटाबा को बोलती है कि टेस्ट पे वापस ध्यान दे और एक नया रिकॉर्ड बना दे। किटाबा स्मग स्माइल के साथ पीछे मुड़ता है और पूरी अकड़ के साथ लड़की की बात मान लेता है। टीचर सबको बुलाती है कि टेस्ट कंटिन्यू करो और उसी वक्त हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में यादें फ्लड होने लगती है। इन सबके सामने उसे रियलाइज होता है कि अब वो अपनी दुनिया में नहीं है और इसी नाम वाले एक लड़की के बॉडी में रिबॉर्न हो चुका है। अपनी यादों से उसे पता चलता है कि वो एक पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन पेरेंट्स के मरने के बाद उसे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था। ये सब जान के वो शॉक में चला जाता है क्योंकि उसे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में दोबारा जिंदगी मिली होती है। आगे देखते हुए उसे लगता है कि इस दुनिया के लोग अपनी इनर एनर्जी को कल्टीवेट करना ही नहीं जानते। यहाँ हवा में एक स्पेशल पावर होती है जिसे ची कहते हैं, लेकिन कोई भी उसे अपने फायदे के लिए यूज करना ही नहीं जानता। भले ही ये फेंट हो, हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने आसपास की ची की हल्की सी प्रेजेंस महसूस कर सकता है और अपने पिछली जिंदगी की वजह से उसे बिल्कुल पता होता है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का सही तरीका क्या है। इसलिए वो प्रैक्टिस शुरू करता है और रियलाइज करता है कि वो इस पावर से अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जैसे जैसे उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है उसे याद आता है कि एक असली कल्टीवेटर होने का मतलब क्या होता है। बस इतनी सी कल्टीवेशन पावर ही उसके बंद पड़े मेरिडियन को क्लियर करने के लिए काफी होती है। अपनी पावर अवेकन होने के बाद वो कसम खाता है कि जैसे ही अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस पाएगा वो अपने कॉन्टिनेंट में लौट जाएगा। उसके बाद से उसका मेन गोल सिर्फ एक ही होता है, उन सब ट्रेडर्स से बदला लेना जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था उसके। लेकिन फिलहाल उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर होती है और उसे धीरे धीरे लेवल अप करना पड़ेगा। सिचुएशन को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि टेस्ट का यूज करके अपनी बॉडी के चेंजेस और नई एबिलिटीज को एक्सेस करेगा। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट ग्रुप के पास जाता है और टीचर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है। वो कंफर्म करता है कि वो ठीक है और होने वाली 100 मीटर डैश में पार्टिसिपेट करेगा। एक बुली हंसने लगता है और पॉइंट आउट करता है कि नेक्स्ट किटाबा है, जो स्कूल का रिकॉर्ड होल्डर है और पहले से ही कॉलेज में सिलेक्ट हो चुका है। किटाबा और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका मजाक उड़ाते हैं, कह रहे होते हैं कि इस बंदे में अब बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन सबको इग्नोर करता है, सोचते हुए कि अभी वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज कल्टीवेशन पर ही है, लेकिन एक कल्टीवेटर की बॉडी नॉर्मल इंसान के बॉडी से कहीं ज्यादा पोटेंशियल रखती है। बुली फिर से ताना मारता है, बोलता है कि वो एक रिकॉर्ड होल्डर के सामने जा रहा है और किसी और ने तो रेस करने का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनके कमेंट्स को इग्नोर करते हुए यामोरी और किटाबा स्टार्टिंग लाइन पर अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। दोनों रेडी होते हैं, ऑफिशियल फाइनल कमांड देता है और दोनों अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किटाबा तेजी से आगे बढ़ जाता है जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा रहता है, एक भी मसल मूव नहीं करता। वो 1 सेकंड तक वही खड़ा रहता है, चेहरे पर हल्की सी स्मग के साथ, और सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देख के बुली हंसने लगते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये बंदा इतना लूजर है कि हिल भी नहीं पा रहा। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सिर्फ 3 सेकंड ही जीतने के लिए काफी है उसके लिए, और उसके तुरंत बाद ही वो तेज स्पीड से आगे निकलता है, सबको पीछे छोड़ता हुआ। ये देख के बुली के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाते वो क्या देख रहे हैं। टीचर भी पूरी तरह से स्टन हो जाती है क्योंकि कल्टीवेटर्स का होना इस दुनिया का कॉमन सेंस को पूरी तरह से तोड़ देता है।
यही से वो आसानी से किटाबा को पीछे छोड़ देता है, असली स्ट्रेंथ दिखाता हुआ जो इंसान की लिमिट से काफी ऊपर होती है। और बस यूं ही वो अपने ओपोनेंट से काफी पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है, सबको हक्का बक्का छोड़ते हुए। इसी बीच किटाबा अभी भी भाग रहा होता है, दिमाग सुन पड़ चुका होता है जब उसे दिखता है कि वो कितना पीछे रह गया है। ये देख के सब लोग उस बंदे की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस से पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। एक कल्टीवेटर और नॉर्मल इंसान के बीच डिफरेंस बिल्कुल मॉडर्न ह्यूमन और प्रिमिटिव लोगों जैसा होता है। सीधी बात में बताना चाहो तो उनकी पावर के बीच का गैप आसमान और जमीन जितना बड़ा होता है। टीचर जब टाइम देखती है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि टाइमिंग होती है 9.88 सेकेंड्स, एक नया रिकॉर्ड। इसी वजह से किटाबा घुटनों के बल गिर जाता है, पूरी तरह बेइज्जती और हार पर यकीन न कर पाने के साथ। यूं ही हरा हुआ बंदा जमीन पर पड़ा होता है, ठंडे पसीने में चिल्लाता हुआ कि ये इम्पॉसिबल है। इसी बीच यामोरी नोटिस करता है कि उसकी नई बॉडी परफेक्ट फिजिकल एप्टीट्यूड के साथ आई है और वो तभी अपने राइवल को घूरता है और कसम खाता है कि सबको दिखाएगा कि वो फिर से टॉप तक पहुंच सकता है। टेस्ट खत्म होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट वॉशरूम जाता है अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचने के लिए। वो सोचता है कि कल्टीवेशन की 11th स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे स्पेशल रेमेडीज का यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे टेंशन होती है क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती है। अपना फोन देखकर उसे रियलाइज होता है कि प्रीवियस ओनर के पैसे किसी काम के नहीं। तभी वो सोचता है कि तलिस्मान बना के बेचने का आइडिया ट्राई करे ताकि थोड़े से पैसे जमा हो सके, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 1000 होते हैं जिससे वो सबसे सस्ता मटेरियल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी वक्त एक बंदा वॉशरूम के दरवाजे पर आता है और हमारे हीरो को घूरने लगता है। इसके तुरंत बाद ही पुलिस का एक ग्रुप आ जाता है और यामोरी को घेर लेता है मॉकिंग स्पर्क के साथ। हारू ओसाकी बोलता है कि वो इस महीने की प्रोटेक्शन फी थोड़ी जल्दी कलेक्ट करेगा और कामा भी उसके साथ होता है। यामोरी को उनको देख के याद आता है कि इस बॉडी का प्रीवियस ओनर स्कूल में हमेशा से इनसे पीटता रहता है। इसी वजह से किटाबा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो हारू को ही सब हैंडल करने देता है। बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन आगे आता है और बोलता है कि इस जैसे लूजर से निपटने का कोई बड़ी बात नहीं, और फिर वो आगे बढ़ता है पंच के लिए रेडी होते हुए। सोचता है कि एक ही हिट में काफी है। अटैक का सामना करते हुए बंदा सोचता है कि पुराना यामोरी तो बस आंखें बंद करके मार खा लेता, लेकिन अब चीजें अलग है और हमारा प्रोटैगनिस्ट पलट के लड़ने के लिए रेडी है। वो आसानी से पंच पकड़ लेता है, अटैकर को पूरी तरह से शॉक करते हुए। एक कल्टीवेटर की नजरिए से बॉक्सिंग कैप्टन सिर्फ एक और कमजोर नॉर्मल इंसान ही होता है। फिर यामोरी काउंटर अटैक करता है, पहले लैकी को एक तेज किक मारते हुए और वो दूसरे गुन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच जड़ देता है। किटाबा और उसके दोस्त मुंह खोल के देखते रह जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये वही यामोरी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ठंडी नजर से उन दोनों को देखता है और पूछता है कि क्या वो डर गए हैं, पर उनके रिएक्ट करने से पहले ही वो बचे हुए दो बुलिस के हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उनके हाथ जोर से दबा देता है, अपनी ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी दिखाते हुए। दोनों गुंज दर्द से चिल्लाने लगता है, भीख मांगते हुए कि उन्हें छोड़ दो। यामोरी सिर्फ मुस्कुराता है और बोलता है कि इतना कोल्ड मत बनो, मजा तो अब शुरू हुआ है। दर्द के मारे वो मान लेते हैं कि उनसे गलती हो गई और उसे सब रोकने के लिए बोलते हैं। सिचुएशन को देखते हुए हमारा हीरो एक ही मूव में दोनों को जमीन पर फेंक देता है। किटाबा जमीन पर पड़ा रहता है, मर्सी के लिए भीख मांगता हुआ, पूरी तरह से डरा हुआ। इसी बीच हारू चुपचाप उठता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यामोरी चिल्लाता है कि वो उसे भागने नहीं देगा और पीछे पड़ जाता है उसके। और एक खतरनाक पंच के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट सीधा हारू के चेहरे पर हिट मार देता है। इसी वजह से वो बुली सीधा लॉकर में जाकर गिरता है सर के बल। अटैकर जमीन पर पड़ा होता है, बुरी तरह से इंजर्ड और उठने के हाल में भी नहीं होता। फिर हमारे हीरो से वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम चीजें इतनी आसान नहीं होंगी उसके लिए। पूरा डरा हुआ किटाबा को लगता है कि ये बंदा तो एक मॉन्स्टर बन गया है। बाकी गुंज भी कांपने लगते हैं और यामोरी से भीख मांगते कि वो पास भी ना आए उसके। यामोरी ठंडी नजर से उन्हें देखता है और बोलता है कि जो कुछ उसका है सब वापस करो। बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एक थ्रेटनिंग लुक के साथ वो याद दिलाता है कि उन्होंने उससे चीजें चुराई थी और वो सब लोग मान जाते हैं सब वापस देने के लिए। फिर सब मिलके हारू को नर्स के ऑफिस ले जाते हैं और यामोरी जानता है कि ये सब लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो सोचता है कि स्कूल एक बड़ी न्यूसेंस है उसके लिए और डिसाइड करता है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो छोड़ देगा। अच्छी बात यह होती कि उसे वो पैसे वापस मिल जाते हैं जो पुलिस ने चुराए थे उससे, और इसी कैश के साथ वो फाइनली मटेरियल्स खरीद सकता है और अपने रिवेंज की पहली सीढ़ी रख सकता है। पैसे हाथ में होते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट खरीदते हुए मटेरियल्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी आइटम्स में चैनल करता है और मिस्टिकल इफेक्ट्स वाले टेलिस्मैन बनाता है। फोकस एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी क्रिएशन प्रोसेस को फाइनलाइज करने के लिए तैयारी करता है।
उसके बाद वो कंप्लीट हो चुके तलिस्मन्स उठाता है जो रंग बिरंगी कार्ड जैसे दिखाई देते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है, सोचते हुए कि इन्हें बेच के वो फाइनली अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा। पर 3 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन हमारा हीरो अपना एक भी तलिस्मान बेच नहीं पाता। लोग उन आइटम्स को शक की नजर से देखते हैं और खरीदने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते। सिचुएशन देखकर एक भी चीज ना बिकने की वजह से वो काफी डिस्करेज होता है। तभी अचानक उसके पीछे से एक भौंकने की आवाज आती है और उसका ध्यान उधर चला जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट देखता है कि एक छोटा सा डॉग पूरी तरह से इंजर्ड उसकी तरफ भागता आ रहा है। बेचारा जानवर और बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीरियस इंजरीज की वजह से जमीन पर गिर जाता है। ये सीन देखकर यामोरी पास जाता है और डॉग की कंडीशन ध्यान से चेक करता है और वो डिसाइड करता है कि अपने तलिस्मान का इफेक्ट इस जानवर पर टेस्ट करेगा। वो एक हीलिंग तलिस्मान यूज करता है जो पूरी तरह से इंजर्ड ऑर्गन और बॉडी को रिस्टोर कर देता है। इसके बाद डॉग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, दिखाता हुआ कि पावर सच में काम कर गई है। तलिस्मान की मदद से डॉग पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और खुशी से भौंकने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट झुककर बैठ जाता है जब छोटा जानवर शुक्रिया अदा करते हुए उसे रब करता है। फिर अचानक वो पपी स्ट्रीट पर आ रहे एक कपल पर ग्राउल करने लगता है। ये लोग शाओडा और शिजुरा सुगा होती है, दोनों रिच फैमिली से, और लड़के को जानवर से कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखता। यंग वुमन अपने साथी को बोलती कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और उसे ही इस प्रॉब्लम से डील करना होगा। तभी उसकी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ती है और वो काफी सरप्राइज्ड हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट के हाथ में उस कुत्ते को ठीक देखकर वो सोचने लगती है, ये कुत्ता तो थोड़ी देर पहले ब्लीडिंग कर रहा था ना। इसी वजह से शिजुरो आगे बढ़कर पूछती है कि हमारे हीरो ने डॉग के साथ क्या किया। वो बताती है कि जानवर पूरी तरह से खून से भरा हुआ था और उसे लगा था कि अब कोई होप नहीं बची। हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक पेपर होता है और पूछता है कि क्या वो किसी को हॉस्पिटल में विजिट करने जा रही है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये उसके प्रोडक्ट्स बेचने का परफेक्ट मौका है, इसलिए वो उसे वही तलिस्मान दिखाता है जिससे उसने छोटे जानवर को हील किया था। पर शाओडा इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता और बंदे पर स्कैमर होने का इल्जाम लगा देता है। ऊपर से वो कहता है कि यामोरी ने जानबूझकर डॉग को गाड़ी से कुचला होगा। शिजुरू भी उस बंदे को इग्नोर करती है और पूछती कि क्या तलिस्मान किसी इंसान पर भी यूज हो सकता है। बेचैन होकर वो पूछती कि क्या ये चीज वेजिटेटिव स्टेट में पड़े किसी इंसान को हील कर सकती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत कंफर्म करता है कि वो उस इंसान को बचाना चाहता है और बताता है कि उसकी पावर्स ब्रेन डैमेज तक हील कर सकती है। फिर वो एक स्पेशल तलिस्मान दिखाता है और कहता है कि ये इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब तक शाओडा इरिटेट हो जाता है और लड़की से कहता है कि इस बेकार बकवास पर भरोसा मत करो। हमारा हीरो उसे इग्नोर करता है और तलिस्मान लड़की के हाथ में दे देता है, साथ ही यूज करने का तरीका भी समझा देता है। उसके बाद वो प्राइजेस बताता है, जहां सबसे महंगा 4 लाख और सबसे सस्ता 2 लाख का होता है। शिजुरू सारे तलिस्मान्स के लिए 1 मिलियन ऑफर करती है, जिससे उसका दोस्त पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इस पल शाओडा हमारे हीरो पर चढ़ दौड़ता है और उसे निकल जाने का बोलता है, लेकिन यामोरी आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और अटैक को वही के वही रोक देता है। एक मजबूत ग्रिप के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट वार्निंग देता है कि उसके बिजनेस के बीच में इंटरफियर मत करो, और एक डरावनी नजर के साथ वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, दोबारा रास्ते में मत आना। अगले ही पल हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ही मूव में अटैकर को जमीन पर गिरा देता है और इसी तरह से नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो आइटम्स क्लाइंट को दे देता है। इसके अलावा वो 2 तलिस्मान्स फ्री भी देता है, एक प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा फायरबॉल के लिए। और स्मग के साथ वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि उन दोनों को कभी यूज ना करना पड़े उसे। शिजुरू ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। शिजुरू जाते हुए जल्दी से मुड़कर पूछती कि जिस बंदे ने उसकी मदद की उसका नाम क्या है। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी पलटकर जवाब देता है, उसका नाम यामोरी बाकुटो है। शाओडा चिल्लाता है कि यह बंदा स्कैमर है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यंग वुमन मान लेती कि उसे भी ये सब इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उसके बाद वो छोटा डॉग डिसाइड करता है कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को हर जगह फॉलो करेगा। अभी पॉकेट में कैश होते ही वो फाइनली रहने के लिए एक ढंग की जगह ढूंढ सकता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टॉप होता है मेडिसिनल हब ढूंढना, ताकि कल्टीवेशन फास्ट हो सके। तभी अचानक पपी भौंकने लगता है और उसका ध्यान पास किसी चीज पर चला जाता है। उनके सामने वो एक ऐसी मेंशन देखता है जहां से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। एनर्जी देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस घर के गार्डन में आखिर क्या उग रहा है। और सरप्राइज की बात यह होती है कि उसे रेयर सिल्वर हार्ट ग्रास मिल जाती है, जो एक बहुत ही पावरफुल हर्ब होती है। इसी बीच हॉस्पिटल में शाओडा अपनी इंजरीज का ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। उसके हाथ पर बुरी तरह से कट लगने के बाद वो कंप्लेन करता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। गुस्से से भरा वो कसम खाता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेगा तब सब अलग होगा।
तभी दरवाजे पर एक इम्पोजिंग फिगर आता है और उसे नाराज नजरों से देखता है। यह है केंजी सुगा, सिटी काउंसिलमैन, जो पूछता है कि वो लोग आखिर सोच क्या रहे थे। फिर वो शिजुरू की तरफ मुड़ता है और पूछते कि क्या वो किसी स्कैमर की कहानी में फंस गई। दो नर्सेस भी आपस में गॉसिप करती कि काउंसिलमैन की बेटी धोखा खा गई और फॉर्चून उड़ा दिया उस पर। लेकिन शिजुरा सब कमेंट्स इग्नोर करती है और वो एक बार और ट्राई करना चाहती है। हाथ में तलिस्मन पकड़ के वो सोचती कि ये उसका लास्ट चांस है और उसे सब कुछ ट्राई करना ही पड़ेगा। उसका फादर पेशेंस खो देता और चिल्लाता है कि बस हो गया और वो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुकी है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी इतनी झूठी कहानी पर फंस गई और वो उसे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। गुस्से से भरी नजर के साथ लड़की अपने फादर की तरफ मुड़ती और डिसाइड करती कि वो आज सब कुछ क्लियर करेगी। वो उस पर इल्जाम लगाती कि उसने हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी अपनी वाइफ को देखने तक नहीं आया। यंग वुमन चीख कर कहती कि अगर उसने अपनी माँ को टाइम पर हॉस्पिटल ले आया होता तो ये सब कभी नहीं होता। आखिर में वो कहती कि अगर उसकी माँ मर जाती तो वो ऐसे बिहेव करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरे गुस्से के साथ केंजी सुगा अपने हाथ उठाता है अपनी बेटी शिजुरा को मारने के लिए, लेकिन बीच हवा में ही हाथ रोक लेता है और उसे पूरी नफरत भरी नजर से घूरता है। सिचुएशन के सामने वो बस गहरी सांस लेता है और बेइज्जती से अपना कंधा झाड़ देता है और लड़की की तरफ पीट करके वो कहता है कि वो बिल्कुल ही बदतमीज बन चुकी है। लेकिन शिजुरू बेबसी में चीख कर कहती कि वो उसे ट्राई करने से कभी नहीं रोक पाएगा और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो अपनी माँ के बेड के पास जाती है और कसम खाती कि वो कभी हार नहीं मानेगी। उसी पल उसके हाथ में पकड़ा तलिस्मन तेज रोशनी से चमक उठता है, एक गहरी नीली लाइट छोड़ता हुआ। केंजी भी पलट के देखता है, फ्लैश देखकर घबरा जाता है और पूछता है ये अंदर आखिर हो क्या रहा है। सबकी सरप्राइज के लिए उसकी माँ योको सुगा आंखें खोलती है और अपनी बेटी से बात करती है। इमोशन से भरे हुए लड़की अपने माँ को पुकार लेती है जबकि केंजी डॉक्टर को बुलाने के लिए भागता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो कॉरिडोर में चिल्लाता है कि उसकी वाइफ फाइनली होश में आ गई। एक डॉक्टर और नर्स सब कुछ सुन लेते हैं और इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज से पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना मेडिकल टीम रूम में दौड़कर आती है पेशेंट को चेक करने के लिए। चेक करके डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि लगभग 1 या 1.5 साल में वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। शिजुरू तलिस्मैन को देखती है और रियलाइज करती कि ये सब सिर्फ इसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। वो अपने हाथ में तलिस्मैन को डिसॉल्व होते हुए देखती है और कंफर्म करती कि वही काम कर रहा था। डॉक्टर और केंजी दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, चीखते हुए कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सिचुएशन को देखकर डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ एक मिरेकल हो सकता है और शिजुरू अपने फादर को घूर के देखती है। शाउडा भी डर के मारे कांपने लगता है और सोचता है कि क्या हमारा हीरो कोई इमोर्टल टाइप का बंदा है। थोड़ी देर बाद लड़की इमोशनल होकर माँ को गले लगा लेती है, जो सारी तकलीफ के लिए माफी मांगती है। हाथ में दूसरा तलिस्मान पकड़ के वो कसम खाती कि वो यामोरी को ढूंढकर उसका एहसान चुकाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार अपनी नई जगह पर शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ ही उसे सारे ट्रेडर्स याद आते हैं और वो कसम खाता है कि उनकी की हुई गद्दारी को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए उसे पहले ची रिफाइनिंग के लिए 11th स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। एक डिटरमिन लुक के साथ वो वादा करता है कि उसके रिवेंज का दिन धीरे धीरे अब पास आ रहा है। अपने बेड पर लेटा हुआ वो नोटिस करता है कि इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। इसी वजह से हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जो पावर से भरपूर हो। उसे लगता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स या बहुत रेयर मिनरल से उसकी मदद कर सकता है। लेकिन किस्मत का खेल देखो, उसे सिल्वर हार्ट ग्रास अपने ही रूम के अंदर उगती हुई मिल जाती है। नॉर्मल हर्ब्स के अनलाइक ये आइटम एलिक्सर बनाने के काम आता है, जो उसका लेवल बढ़ा देता है। यही से वो प्लान करता है कि इस हर्ब से एक पिल बनाकर 2nd स्टेज तक पहुंच जाएगा। टाइम वेस्ट न करते हुए वो डिसाइड करता है कि उसे ट्रेनिंग तुरंत शुरू करनी होगी। इसलिए वो मार्केट चला जाता है बाकी मिसिंग इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए। उसकी सिचुएशन देखकर उसे रियलाइज होता है कि पिल के लिए चाहिए हुए आइटम्स उसके लिए बहुत ज्यादा महंगी है। हमारा हीरो सोचता है कि तलिस्मान बेचकर भी वो अपने प्रॉब्लम से नहीं बच पाएगा। फिर एक तेज नजर से वो नोटिस करता है कि वही सस्पिशियस लोग फिर से उसे देख रहे हैं। वो कई दिन से उस पर नजर रखे हुए हैं और आज लगता है कि वो कुछ करने के लिए रेडी है। इस सिचुएशन से थक हार कर हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि आज ही उन सबका सामना करेगा। पर अचानक एक लड़की सामने आती है और उसका नाम लेकर बुलाती है, जिसने वो काफी सरप्राइज हो जाता है। यंग वुमन उससे पूछती कि वो कॉलेज क्यों नहीं जा रहा और इस अजीब जगह पर क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि उसे घर से निकाल दिया गया था, इसलिए अब उसके पास पढ़ाई का टाइम भी नहीं बचा। हमारे प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि ये वही क्लासमेट है जो उसे पहले इस बॉडी के ओनर को डिफेंड करती थी। तो उस पर तरस खाकर लड़की पैसे उधार देने के लिए ऑफर करती है ताकि वो कॉलेज जा सके।
लेकिन यामोरी मदद लेने से मना कर देता है और कहता है कि जाने से पहले उसे कुछ काम निपटाना है। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर लड़की टेंशन में आ जाती है और सोचती कि कुछ तो बहुत अजीब हो चुका है। उसके बाद हमारा हीरो अपनी प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए एक पतली सी गली में घुस जाता है। एक डिटरमिन्ड लुक के साथ वो डिसाइड करता है कि सब लोगों को एक साथ ही खत्म करेगा। फिर वो दौड़ना शुरू करता है और एक गुंड चाकू के साथ उसे चेस करने लगता है। अटैकर्स चिल्लाते हैं कि वो भाग रहा है और उसे पकड़ने के लिए गली में घुस जाते हैं। और फिर देखते ही देखते पुलिस का पूरा ग्रुप उसे डेड एंड गली में घेर लेता है। यामोरी इस सिचुएशन को देखकर वहीं रुक जाता है और सामने आते दुश्मन का सामना करता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो उन्हें वार्निंग देता है कि अब वो लोग भाग नहीं सकते। और फिर वो पूरे ग्रुप को चैलेंज करता है कि सब एक साथ आ जाओ। फिर क्या, बिना डरे पूरी गैंग अपने वेपन्स निकाल के फाइट के लिए रेडी हो जाती है। गैंग का लीडर मुस्कुरा के कहता है कि उनके लिए मजा अभी शुरू ही हुआ है। एक ठंडी नजर के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो लोग उस पर नजर क्यों रखे हुए हैं और उन्हें किसने भेजा है। गंजा बंदा हंसी उड़ाते हुए कहता है कि बड़े लोगों से पंगा लेना उसकी बेवकूफी होगी। वो सोचता है कि अमितानी फैमिली की यंग लेडी ने इस जैसे बंदे में इंटरेस्ट क्यों लिया। यामोरी ये नाम सुनते ही पहचान लेता है और याद करता है कि इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की उस लड़की से एंगेजमेंट थी, लेकिन जब उसे कमजोर और बेकार बोलकर फैमिली से निकाला गया तब ये रिश्ता भी टूट गया था। इसलिए हमारा हीरो डिसाइड करता है कि अब ये लोग सीधे तरीके से बात नहीं करेंगे। उधर छुपी हुई क्लासमेट को रियलाइज होता है कि याकुजा यामोरी पर अटैक करने वाले हैं। उसे लगता है इतने सारे आर्मर्ड लोग के सामने उसका कमजोर बॉडी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से लड़की तुरंत पुलिस को कॉल करने का डिसीजन लेती है। पर तभी अचानक एक बंदा पीछे से आता है और एक क्रीपी आवाज में उसे किटी कैट बोलता है। गुंडा उसे पीछे से पकड़ लेता है और पूछता है कि वो किसको कॉल लगा रही थी। जब यामोरी लड़की की चीख सुनता है वो तुरंत मुड़ जाता है और बोलता है कि उसे छोड़ दो। उसी वक्त गैंग का लीडर असली बॉस आ जाता है और सारे गुंड्स एक्साइटेड हो जाते हैं। बिना सोचे समझे नया बॉस लड़की के बालों से पकड़ के उसे हॉस्टेज बना लेता है। यामोरी सोचता है कि आखिर उसकी क्लासमेट इतनी दूर तक उसके पीछा क्यों करती हुई आई है। बॉस ताना मारता है कि यामोरी काफी पॉपुलर है, एक और छोटी सी लड़की को फंसा लिया। घबरा कर लड़की यामोरी को चीख कर बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ, सबके पास वेपन्स है। वो आगे कहती है कि वो माचियामा फैमिली की बेटी है और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन गंजा बंदा हंस के कहता है कि अगर वो उसे यही मार दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो चाकू निकालता है और लड़की पर अटैक करने की तैयारी करता है, जबकि वो उसे रोकने के लिए भीख मांग रही होती है। अटैकर कहता है कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपनी बेवकूफी को ब्लेम करो। उससे पहले कि वो कुछ करे हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ता है और एक बिल्कुल परफेक्ट स्ट्राइक के साथ वो विलन के हाथ पर हिट करता है और चाकू नीचे गिर जाता है। आंखों में एक चमक के साथ वो सोचता है कि वो अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन फिर सोचता है कि पकड़े जाना और पीटना उसके स्टाइल भी नहीं है। और अगले ही पल एक जबरदस्त पंच सीधा गंजे के चेहरे पर पड़ जाता है। यंग वुमन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि ये वही यामोरी है। सिचुएशन को देखकर बाकी गुंड्स डर के मारे जम जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि क्या करे। हमारे हीरो यामोरी एक ठंडी नजर से उन्हें देखता है और फिर से पूछता है कि उन्हें किसने भेजा। दूर कहीं एक पुलिस ऑफिसर रेडियो पर गैंग मूवमेंट की अर्जेंट कॉल रिसीव करता है। ऑफिसर का आया तुरंत क्रिमिनल्स के एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। रेडियो से रिपोर्ट आती है कि 30 से ज्यादा लोग एक गली में घुस गए हैं और एक लड़की को हॉस्टेज बना लिया गया है। ये सिचुएशन देखते ही वो फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है और बिना बॉस को बताए बैकअप मांग लेता है। उसे तुरंत वार्निंग आती कि संभल के रहे, क्योंकि वो लोग किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। चिंता में ऑफिसर अपने कलीग को कॉल करता है जो सीन पर होता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रेडियो से आवाज आती है बैकअप की जरूरत नहीं है। कांपते हुए आवाज में सीन पर मौजूद ऑफिसर उस लड़के के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वहाँ मौजूद बंदे ने अकेले ही सारे गुंडों को हरा दिया। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट गैंग बॉस को आसानी से पकड़ के खड़ा होता है। गंजा बंदा यकीन ही नहीं कर पा रहा होता है कि यामोरी फैमिली का कचरा उसे इतनी आसानी से हरा गया। एक ठंडी नजर के साथ यामोरी पूछता है कि उसकी लोकेशन की इन्फो किसने दी। वो अल्टीमेटम देता है और कहता है कि सिर्फ 3 सेकेंड्स में सब बता दो। और डर के मारे गैंग लीडर दर्द में चीखता है और थोड़ा टाइम मांगता है। उसी पल क्लासमेट आती है और यामोरी को रुकने के लिए चिल्लाती है। पुलिस भी भागते हुए आते हैं और एक ऑफिसर चिल्लाता है कि यामोरी उनके लेवल तक मत गिरे। हमारा प्रोटैगनिस्ट पुलिस को देखकर सोचता है कि क्या उनका आना सिर्फ कोइंसिडेंस है। उसे पता होता है कि वो सामने खड़े सब लोगों को आसानी से खत्म कर सकता है, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि अभी ऑफिसर्स के सामने अपनी असली स्ट्रेंथ रिवील नहीं कर सकता। इसलिए वो गुंडों को जमीन पर फेंक देता है और फिलहाल पीछे हट जाता है।
गंजा बंदा चैन की सांस लेता है और हमारे हीरो सोचता है कि गवर्नमेंट की पावर से लड़ना अभी सही नहीं होगा उसके लिए। ऑफिसर काया को रिलीफ मिलता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि एक लड़के ने अकेले ही ये सब हैंडल कर लिया। वो यामोरी से इम्प्रेस होता है कि एक ही सिंगल किड ने इतने क्रिमिनल्स को गिरा दिया। फिर काया आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो नी सिटी का पुलिस ऑफिसर है। क्लासमेट भी मुस्कुराते हुए ऑफिसर को ग्रीट करती है। दोनों पुलिस ऑफिसर फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि बाकी सब वो हैंडल कर लेंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि गवर्नमेंट ने सब कुछ देख लिया है और उनकी सर्विलियंस बिल्कुल फ्लॉलेस है। फिर काया उसे बताता है कि उसका पार्टनर उसका स्टेटमेंट लेगा बिना बाकी चीजों के बारे में पूछे। पर तभी अचानक दूसरा ऑफिसर चिल्लाता है कि चीफ आ गए जो अभी अभी सीन पर पहुंचे हैं। गुस्से से भरी नजर के साथ एक बुजुर्ग आदमी मुस्कुराता हुआ सामने आता है और बोलता है कि अगर वो ना होता तो ये गुंडे कब के भाग चुके होते। नी सिटी के पुलिस चीफ ओनेगा अपीयर होते हैं और सीधा हमारे हीरो को असॉल्ट के चार्ज में अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। वो अरेस्ट वारंट दिखाते हैं और एक विकेट सी मुस्कान के साथ उस लड़के को घूरता है। क्लासमेट गुस्से में चिल्लाती है और कहती कि असली अटैकर्स तो ये गुंडे थे। ओनेगा अजीब सी नजर से लड़की से पूछता है कि क्या सच में उन पर अटैक हुआ था। वो आगे बोलता है कि उसने तो सिर्फ प्रोटैगनिस्ट को ही गुंडों को मारते हुए देखा, जबकि एक थग हल्की सी हंसी हंसता है। काया का सब्र अब टूट जाता है और वो अपने चीफ से भिड़ जाता है, कहता है कि ये पूरी सिचुएशन बिल्कुल ही एब्सर्ड है। लेकिन ओनेगा ठंडे टोन में जवाब देता है कि वो कोई बकवास नहीं कर रहा। धमकाते हुए नजर के साथ में वो वार्न करता है, अगर ज्यादा बोलेगा तो तुम्हारी रैंक भी छीन सकता है। वो गुस्से से भरा हुआ काया चिल्लाता है कि उसका सुपीरियर एक नंबर का घटिया और करप्ट आदमी है। उसका पार्टनर उसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि शांत हो जाओ, अपना दिमाग मत खो। अब यामोरी का समझ आ जाता है कि पीछे से किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ उसे फंसाने की कोशिश की है। चीफ उसे मॉक करता है, लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि ये इन्फॉर्मेशन निकालवाने का बेस्ट मौका है। यामोरी पूछता है कि ऑफिसर को कैसे पता चला कि वो सिर्फ एक सिंपल स्टूडेंट है। ओनेगा को एहसास हो जाता है कि उसे ज्यादा ही बोल दिया और हमारा हीरो समझ जाता है कि वो बस किसी का पॉन है। चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ यामोरी सोचता है कि क्या उसे असली मास्टरमाइंड का ख्याल रखना चाहिए। ओनेगा अनजान बनने की एक्टिंग करता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि प्रोटैगनिस्ट को ले जाओ यहाँ से। पर जब उसे ले जा रहे होते हैं, एक पुलिस ऑफिसर उसे हैंडकफ पहना देता है और क्लासमेट काफी वरीड हो जाती है। स्मोक के साथ यामोरी एक बटन दिखाता है जो उसने बिना किसी को पता चले चीफ से चुरा लिया। ओनेगा शॉक में रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका बटन गायब है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये कब हुआ। हमारा हीरो उसे वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ एक सिंपल बटन नहीं उठाएगा। गुस्से से भरा ओनेगा कसम खाता है कि वो ये बात याद रखेगा और इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट को पुलिस स्टेशन के अंदर एक अंधेरी सेल में डाल दिया जाता है। सेल के अंदर एक बहुत ही मस्कुलर आदमी दरवाजे की तरफ पीठ करके शांत बैठा मेडिटेशन कर रहा होता है। एक गार्ड बैटन से सलाखों पर मार के उसका ध्यान खींचता है। वो वार्न करता है कि जल्दी कोई आने वाला है और रिक्वेस्ट काफी उसकी स्पेसिफिक है। उस आदमी का मिशन हमारे हीरो को खत्म करना होता है और वो भी बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को जेल के अंदर ले जाया जाता है और वो पूछता है कि क्या प्लान यही उसे खत्म करने का है। एक मेटेलिक आवाज के साथ सेल का दरवाजा खुलता है और उसे अंदर धकेल दिया जाता है। अंधेरी जगह में जाते ही वो दो बड़े बड़े आदमियों को दरवाजे के पास खड़ा देख लेता है। सिचुएशन देखकर यामोरी मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या ये लोग उसे निपटाने का प्लान बना रहे हैं। एक डेफिएंट लुक के साथ वो सोचता है कि ये पूरी सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। यामोरी एक कोने में खड़ा मुस्कुलर आदमी को देखता है और सोचता है कि शायद यही असली बॉस है। वो बड़ा आदमी बोलता है कि प्रिंसिपल के हिसाब से उसे कभी नॉर्मल लोगों को हर्ट नहीं किया। वो आगे कहता है कि उसकी नजर में बच्चे जैसे लोगों को काफी वीक होता है। एक विकेट स्माइल के साथ वो ऐड करता है कि ये लड़का इतना वीक है कि एफर्ट के लायक भी नहीं उसके। वो अपना नाम फाकी जेनियो बताता है और कहता है कि उसे ये लड़का खत्म करने के लिए हायर किया गया है। हमारे हीरो ठंडी नजर से उसे घूरता है और पूछता है कि क्या वो भी किसी का सबऑर्डिनेट है। यामोरी को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और वो मानता है कि सामने वाले बंदे में पावर महसूस हो रही है। और तभी फाकी अपना पिंकिश ऑरा रिलीज करता है और बताता है कि इस पावर को रियात्सु कहते हैं। इतनी ओवरवेलमिंग पावर के सामने भी हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल काम रहता है और सामने वालों को सीधी नजर से देखता है। इतना कहकर अटैकर पूरी स्पीड से चार्ज करता है और चिल्लाता है कि वो इस लड़के को सीधा ऊपर भेजने वाला है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बड़ी ही इंप्रेसिव स्पीड के साथ अटैक डॉज कर लेता है। ये देख के फाकी का जबड़ा खुला का खुला ही रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता इस लड़के ने उसका ब्लू डॉज कर गया।
इस पर यामोरी जवाब देता है कि शायद वो थोड़ा गलत समझ रहा है और वो वार्न करता है कि इस सेल में असली वीक कौन है ये वो गलत पहचान रहा है। अगले ही पल वो एक पावरफुल पंच मारता है और चिल्लाता है कि वीक तो तू है, लेकिन फाकी गिरने से पहले हीरो की टांग पकड़ लेता है और अपनी ब्रूट फोर्स का यूज करके वो यामोरी को हवा में घुमाता है और फेंकने की कोशिश करता है और फिर यामोरी को पूरी ताकत से सेल के दूसरे साइड की तरफ फेंक दिया जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हवा में उड़ता है लेकिन बिना किसी दिक्कत के अपने पैरों पर लैंड करता है। फाकी मानता है कि उसने लड़के को अंडर एस्टिमेट कर दिया और बोलता है कि अब वो उसे दर्दनाक लेसन सिखाएगा। सिचुएशन के सामने हमारा हीरो शांति से उसे देखता है और अपनी ऑरा रिलीज करता है और उसके बॉडी से पर्पल एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है फाइट के लिए रेडी। और फिर बिना एक पल वेस्ट किया यामोरी फुल स्पीड से अपने ओपोनेंट की तरफ चार्ज करता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ फाकी के चेस्ट पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। इस हिट के बाद आदमी पीछे की तरफ उड़ जाता है और इम्पैक्ट महसूस करता है। फाकी खून थूक देता है और सोचता है कि ये कौन सी पावर है उसके पास। वो जमीन पर गिर जाता है हमारे हीरो की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर पूरी तरह से शॉक्ड, लेकिन गुस्से में वो फिर से खड़ा होता है और पूरी ताकत के साथ दोबारा अटैक करने को तैयार हो जाता है। जवाब में यामोरी एक पावरफुल किक मारता है जो सेल का हिस्सा तोड़ देता है। धुएं के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट खौफनाक शांति के साथ अपने दुश्मन को घूरता रहता है। फाकी खुद को बुरी तरह से पीटा हुआ देखता है लेकिन उसका चेहरे पर अभी भी नफरत भरी नजर होती है। इसी गुस्से में वो चार्ज करता है और चिल्लाता है कि बच्चा ज्यादा हवा में ना उड़े। हमारा हीरो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, बस आने वाले पंच को शांति से देखता रहता है। अगले ही पल वो बिल्कुल एक प्रिसाइज पंच फाकी के सामने वाले चेहरे के बीच में मार देता है। इम्पैक्ट से फाकी और भी ज्यादा खून थूक देता है और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वो पूरी ताकत के साथ पीछे जा गिरता है। सेल का फ्लोर टूट जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज फाकी सोचता है कि वो इस तरह हार कैसे रहा है, पर इसी सिचुएशन के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट एक धमाकेदार लाल ऑरा के साथ सामने आता है। उसके बाद वो अपनी मुट्ठी को रेडी करता है जो नीली एनर्जी से चमकने लगता है। एक सेकंड भी विश किए बिना यामोरी फाइनल ब्लो के लिए आगे बढ़ता है फाइट खत्म करने के लिए इरादे से। दुश्मन जमीन पर पड़ा होता है और हमारा हीरो उसे चेहरे से पकड़कर पूछता है कि इस सब के पीछे कौन है। उसकी पर्पल ऑरा और तेज हो जाती है और वो बिना रुके इंटरोगेशन जारी रखता है। यामोरी पूछता है कि उसने रियात्सु नाम की पावर कहां से हासिल की। दूर कहीं ओनागा को एक कॉल आता है और वो शॉक में पूछता है कि ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। वो सोचता है कि क्या वो लड़का सच में कोई मॉन्स्टर है, जबकि उसे याद आता है कि वो तो यामोरी फैमिली का फेलियर माना जाता है। एक परेशान चेहरे के साथ वो उम्मीद करता है कि बिना बड़ी प्रॉब्लम के साथ सब सेटल हो जाए। सेल के अंदर वापस हमारा हीरो फाकी के सामने खड़ा होता है जो उसकी खामोशी और हिम्मत की तारीफ करता है। पिटा हुआ चेहरा लेकर फाकी मानता है कि उसने प्रोटैगनिस्ट को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। यामोरी सोचता है कि क्या इस दुनिया में उस जैसे और भी कल्टीवेटर्स हैं। तभी फाकी एक कहानी बताना शुरू करता है कुछ साल पहले मिले एक मिस्टीरियस मॉन्क के बारे में। वो मॉन्क सिर्फ हाथ से एक बड़ा सा पेड़ आसानी से 2 टुकड़ों में काट देता है। अटैक देखकर फाकी का जबड़ा खुला रह जाता है। उसे उस आदमी के एब्सर्ड पावर पर यकीन ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद मॉन्क उसे एक बॉटल देता है जिसमें डिवाइन वाटर होता है पीने के लिए। उसने सालों तक वो डाइल्यूटेड पानी पिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉन्क ने कहा था। इसी वजह से उसका बॉडी बदलने लगा और कुछ ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट को समझ आ जाता है कि वो सो कॉल्ड डिवाइन वाटर असल में एक स्पिरिचुअल लिक्विड है। ये एनर्जी सोर्स बहुत ही रेयर होता है और कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट रिसोर्स है। यामोरी पूछता है कि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वो नॉर्मल लोगों के ऑर्डर क्यों मानता है। फाकी बताता है कि उसके बेटे को एक सीरियस इलनेस है और उसे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। उदास चेहरे के साथ वो कहता है कि डिवाइन वाटर भी लड़के की बीमारी पर काम नहीं आया। डेस्पिरेशन में वो चिल्लाता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके क्योर के लिए बहुत सारी कैश चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट कामली कहता है कि वो इलनेस को हैंडल कर सकता है और शायद बच्चे को बचा भी दे। फाकी शॉक हो जाता है और पूछता है कि यामोरी ने अभी क्या कहा। यामोरी समझाता है कि वो पानी स्पिरिचुअल लिक्विड है और नॉर्मल लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर वो एक्सप्लेन के तौर पे एक हीलिंग तलिस्मान दिखाता है। फाकी आइटम की पावर पर डाउट करता है और सोचता है कि ये भला क्या इफेक्ट दिखा सकता है, पर बिना हिचकिचाए हमारा हीरो तलिस्मान एक्टिवेट करता है और एक पावरफुल हरी एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी फाकी को पूरी तरह से घेर लेती है और उसकी सारी इंजरी हील हो जाती है, उसे शॉक में छोड़कर। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे एक चॉइस देता है, या तो बताओ किसने तुम्हें भेजा और अपने बेटे को बचा लो, या फिर यही इसी वक्त बिना एक सेकंड सोचे अपने एंड देखो। धमकी के सामने फाकी भी हल्की सी स्मर्क देता है
और वो मानता है कि जैसे सोचा था हमारा प्रोटैगनिस्ट कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। फाकी रिवील करता है कि जिस आदमी ने उसे कांटेक्ट किया था उसका नाम हाशिमोटो कोशी है। दूर कहीं कोशी ओनागा का मजाक उड़ाता है कि वो यामोरी फैमिली के किसी नोबडी से डर रहा है। ये है हाशिमोटो कोशी, कोशिन क्लब का ओनर और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो किसी से पूछता है कि कुछ खाना या पीने के लिए चाहिए। ठीक उसके बाद हम देखते हैं कि कमरे के एक कोने में एक औरत जंजीरों से बंधी हुई और घायल पड़ी है। विलन उसके पास जाता है और अच्छे मैनर्स ना होने के लिए उसे बिगड़ी हुई बच्ची कहता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ विलन उस जवान औरत के साथ अपना मजा जारी रखने की तैयारी करता है और बिना किसी दया के वो जोर से उसके मुंह पे लगी हुई पट्टी खींच देता है। वहां से वो एक पकड़ उठाता है और पूछता है कि उसे अगला कौन सा दांत निकालना चाहिए। फिर हमलावर लड़की को और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए जबरदस्ती वो औजार उसके मुंह में डाल देता है और एक झटके में वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसका एक दांत खींच लेता है। उसी पल एक बटलर बताता है कि लॉर्ड एमा ने हमारे हीरो के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। विलन कहता है कि उसने पहले ये मामला संभाल लिया है और वो बाद में पुलिस स्टेशन जाएगा। सेल के अंदर वापस फाकी गुड बाय कहता है और बोलता है कि ये तलिस्मान के लिए थैंक यू, और वो अपनी क्रॉस नेकलेस यामोरी को देता है जो उसे कंफ्यूज कर देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट नेकलेस को पकड़ता है और रियलाइज करता है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल लिक्विड है। वो तुरंत सोचता है कि इस लिक्विड से ग्रास फ्रूट देगी और वो सेकेंड स्टेज तक पहुंच पाएगा। मुस्कुराते हुए वो फाकी का थैंक्स करता है और कहता है कि यह उसके प्लान्स के लिए बहुत ही मदद करेगा। और फाकी उसे वार्न करता है कि अब हाशिमोटो उसे रिलेंटलेसली हंट करेगा। वो ऐड करता है कि जो भी उस आदमी की नजर में आता है उसे एंड कभी अच्छा नहीं होता। यामोरी उसे शांत करता है और कहता है कि उनकी डील को भूलना मत, और एक ठंडी नजर के साथ वो प्रॉमिस करता है कि वो हाशिमोटो को एक मैसेज जरूर भेजेगा। दूर कहीं एक अमीर औरत अपनी लग्जरी कार में निहाई यूनिवर्सिटी पहुंचती है। कॉन्फिडेंस के साथ वो गाड़ी से उतरती है और कैंपस के अंदर जाने की तैयारी करती है। ये शिजुरो है, वही लड़की जिसकी माँ को हमारे हीरो ने तलिस्मान से ठीक किया था। वो सोचती है कि कितना अजीब कोइंसिडेंस है, वो लड़का इसी यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन निकला। अगर उसने उसकी फोटो ही ना देखी होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि ये रूमर्ड लड़का तलिस्मान बेचने वाला यामोरी फैमिली का एक्साइल्ड चाइल्ड है। इसके बाद वो डिसाइड करती कि डीन के ऑफिस जाकर पता करेगी कि वो किस क्लासरूम में है। उधर साकी उस बंदे को बोल रही होती कि वो बंदा डेफिनेटली याकुजा से कनेक्टेड है। मोचियामा जिन, प्रेसिडेंट ऑफ निहाई यूनिवर्सिटी, बोलता है अगर ये बात सच भी हुई तो वो पब्लिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता इस केस में। साकी डीन से यामोरी की नाइंसाफी वाली अरेस्ट पर बहस करते हुए बोलती है, आपका क्या मतलब है, यूनिवर्सिटी कुछ कर नहीं सकती, मेरी वजह से वो उस यामोरी को करप्ट कॉप्स लेके चले गए। लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और एक अनएक्सपेक्टेड शख्स अंदर आता है। शिजुरो अपीयर होती है और क्लासमेट उसे पहचान लेते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस अपर क्लासमैन है। नई आई हुई शिजुरो उनकी बातचीत सुन लेती है और पूछती कि क्या वो हमारे हीरो के बारे में ही बात कर रहे हैं। दूर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर हारुकी गुस्से में अपने चीफ के डेस्क पर जोर से मुक्का मारता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका सुपीरियर एक ऐसे क्रिमिनल को छोड़ने वाला है जिसे सालों से वो ढूंढ रहे थे। गुस्से से भरा हुआ हारुकी वो आदमी पर उंगली उठाता है और अब्यूज ऑफ पावर का इल्जाम लगाता है। करप्ट चीज ओनागा उसे घूरता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्रूफ है। फिर भी हारुकी इंसिस्ट करता है कि उसे पता है उसका सुपीरियर पीठ पीछे कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक चुनौती भरी नजर के साथ चीफ ओनागा कहता है जो तुझे पता है उगल दे, लेकिन हारुकी कुछ नहीं कह पाता। पर अचानक उसके ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है और कोई चिल्लाता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। साकी और शिजुरो रूम में घुस आती है और क्लासमेट हमारे हीरो को छोड़ने की डिमांड करती है। चीफ ओनागा भड़क जाता है और चिल्लाता है कि उसके आदमी बाहर वालों को रोक भी नहीं पा रहा है। वो सोचता है कि ये लड़कियां कौन है और उसे लगता है यामोरी के कोई बड़े कनेक्शंस नहीं हो सकते। लॉलीपॉप मुंह में दबाए वो कहता है कि उसका दोस्त एक सस्पेक्ट है और रियलाइज नहीं हो सकता। ये सुनते ही हारुकी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि ये बिल्कुल बकवास है। चीफ ओनागा बस ठंडे टोन में बोलता है कि चीफ होने के नाते वो इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता। फिर साकी पूछती है अगर ऐसा है तो फिर याकुजा वाले यहीं पर लॉकअप में क्यों नहीं है। चीफ ओनागा उनको धमकी देता है कि अगर वो नहीं गए तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के चार्ज में अरेस्ट कर लेगा। ये सुनते ही शिजुरो कामली डेस्क पर अपना फोन पटक देती है। फिर वो शांति से बैठ जाती है और चैलेंज करती कि अगर हिम्मत है तो उसे अरेस्ट करके दिखाओ। गुस्से से भरा चीफ ओनागा अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि दोनों लड़कियों को तुरंत सेल में डाल दो। ऑर्डर सुनते ही कई पुलिस ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं और दोनों लड़कियों को घेर लेते हैं। चीफ ओनागा एक खतरनाक नजर के साथ उंगली दिखा के उनको बोलता है, माकुटो यामोरी के साथीदार के सस्पिशन में तुम दोनों को डिटेन किया जाता है।
और तुम हारुकी कायु, तुम्हें इमीडिएटली सस्पेंड किया जाता है हार्बरिंग क्रिमिनल्स के क्राइम के नाते, और तुम्हारा जल्द ही इंटरोगेशन होगा। हारुकी फिर से चिल्लाता है कि ये साफ साफ अथॉरिटी का मिसयूज है। शिजुरू से घूर कर पूछती है कि क्या वो झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें चुप करा देगा। करप्ट चीफ ओनागा हंसता है और कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का अपमान उनकी सजा और बढ़ा देगा। लेकिन शिजुरू ठंडी नजर से कहती है वो गुंडे उनके लिए ही काम कर रहे थे। इस बात पर चीफ ओनागा समझ जाता है कि लड़की उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। एक कोल्ड लुक के साथ शिजुरू सजेस्ट करती है कि हमारे हीरो का केस पैसे से सॉल्व हो सकता है। ओनागा कहता है कि पावरफुल लोगों के पास प्रिविलेजेस होना नेचुरल है और वो भी एक्सेप्शन नहीं है। वो फिर धमकी देता है कि वो एक ऐसी कहानी बना सकता है जिसमें सबकी जान यही के यही चली जाए। हारुकी और दोनों लड़कियां ये सुनकर शौक और गुस्से में आ जाती है। शिजुरू फोन में बोलती है और पूछती है कि क्या डायरेक्टर ऑगी ने सब कुछ सुन लिया। फोन से आवाज आती है हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया, और ओनागा और बाकी ऑफिसर्स पूरी तरह से हिल जाते हैं। डर के मारे चीफ ओनागा पूछता है कि क्या वो सच में डायरेक्टर ऑगी से बात कर रही है। शिजुरू उधर कामली बैठे हुए उसका इंट्रोडक्शन देने ही वाली होती है, पर उससे पहले ही फोन से डायरेक्टर ऑगी ओनागा के ऊपर सीरियस क्राइम का इल्जाम लगाते हैं और तुरंत ऑर्डर देते कि फैमिली ऑफ काउंसिल मेंबर को थ्रेटन करने के लिए चीफ ओनागा को सस्पेंड किया जाता है। ओनागा जम जाता है और पूछता है कि आखिर वो है कौन जो ऐसे बात कर रही है। फिर जाकर शिजुरू अपना इंट्रोडक्शन देती है। आई एम फ्रॉम सुगा फैमिली ऑफ निहाई सिटी, शिजुरू सुगा। ये सुनते ही घबराहट में ओनागा को एहसास होता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट पावरफुल सुगा फैमिली से जुड़ा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस उस सेल में पहुंचते हैं जहां हमारा हीरो बंद है। सेल के अंदर फाकी की दी हुई नेकलेस जोर से चमकने लगती है। यामुरी नेकलेस को पकड़कर सोचता है कि वो स्पिरिचुअल लिक्विड सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि कोई उसके सेल की तरफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद हाई हील्स पहने हुई एक औरत कॉरिडोर में चलती हुई उसके पास आती है। फिर सेल का दरवाजा खुलता है और वो लड़की अंधेरे कमरे में एंटर करती है। हमारा हीरो यामुरी एक सीरियस नजर से उस अनएक्सपेक्टेड विजिटर को देखता है। उसकी हैरानी के लिए दरवाजे पर शिजुरू और साकी खड़ी होती है और खुशी से उसका स्वागत करती है। दूर कहीं एक शानदार मेंशन में आकिमासा गुस्से में ग्लास तोड़ देता है। वो चिल्लाता है कि वहाँ का हर कोई बेकार आदमी है। इरिटेट होकर बैठे हुए वो कंप्लेन करता है कि एक मरने के करीब है और दूसरा जेल चला गया। फिर परेशान चेहरे के साथ वो सोचता है कि अगर ईमा फैमिली का मिशन फेल हो गया तो वो खुद सेफ नहीं रहेगा। तभी उसका एक बॉडीगार्ड पास आता है और पूछता है कि लॉर्ड अकिमासा का क्या प्लान है। अकिमासा तुरंत डिसाइड करता है कि वो अपना बेस्ट आदमी भेजेगा, लेकिन अभी हमारे हीरो को खत्म नहीं करेगा। गुस्से से भरी आंखों के साथ वो कसम खाता है कि उस कचरे को खुद अपने हाथों से निपटाएगा। उधर यामुरी अपने कमरे में बैठा सोच रहा है कि उसने उसका सारा पैसा खर्च कर दिया। वो फिर जमीन पर अपनी चीजें सजाता है जिसमें फाकी का नेकलेस और सिल्वर हार्ट ग्रास भी होती है। सब कुछ रेडी होने के बाद वो लड़का रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू कर देता है और कॉल्ड्रॉन से एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है। उसके बाद वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पिल बनाने लगता है जो उसकी पावर बढ़ाने वाली होती है। इस पिल की पावर से हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार द कल्टीवेटर स्टेज 2 पर इवॉल्व कर जाता है। वो अपनी नई एबिलिटी शैडो क्लाउड स्टेप टेस्ट करता है और अनबिलीवेबल स्पीड से मूव करता है। फिर यामुरी कॉन्फिडेंट हो जाता है और सोचता है कि इस स्पीड पर तो अब बुलेट्स भी उसे हिट नहीं कर पाएंगे। फिर वो सोचता है कि सारी स्पिरिचुअल लिक्विड खत्म हो चुकी है और आगे बढ़ने के लिए उसे और आइटम्स चाहिए होंगे। अपना बैंक बैलेंस देखकर वो डिसाइड करता है कि रुयुडा नॉर्मल तरीके से जाना बहुत ही डेंजरस होगा। अपने हाथ में अपना कार्ड पकड़कर वो कैलकुलेट करता है कि इस ट्रिप के लिए लगभग उसे 2 मिलियन चाहिए होंगे। तभी टीवी पर एक कमर्शियल उसका ध्यान खींच लेता है। एड में एक बहुत ही पॉपुलर ब्यूटी इंजेक्शन दिखाया जा रहा होता है जो स्किन को यंग बना देता है। यामुरी के दिमाग में बिल्कुल एक ब्रिलियंट आइडिया आता है और वो एक छोटा सा ब्लू बॉक्स उठा लेता है। मुस्कुराते हुए यामुरी सोचता है कि अमीर औरतें युद्ध के लिए पागल होती है और ये अपकमिंग पार्टी उसके लिए एक परफेक्ट चांस की तरह होगा। सीन अचानक 5 घंटे पहले के डिनर पे चला जाता है जो सुगा फैमिली के शिजुरो के साथ होता है। हमारे हीरो को समझ आ जाता है कि काउंसिलमैन की बेटी होने की वजह से वो चीफ से कांटेक्ट कर पाई थी। शिजुरो फिर कहती कि उसने उसे वहां एक छोटा सा फेवर मांगने के लिए बुलाया था। यामुरी हैरान हो जाता है और पूछता है कि शिजुरो को उससे क्या चाहिए। शिजुरो पूछती कि क्या उसे शहर के सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी के बिल्डिंग के बारे में पता है। यामुरी बोलता है तुम्हारा मतलब उस बिल्डिंग के बारे में है जो निया सिटी की लार्जेस्ट कॉस्मेटिक मेकर है। मुस्कुराते हुए शिजुरो बताती कि वो उस कंपनी की ओनर है और अपनी माँ के लिए पार्टी रख रही है। फिर शिजुरो उसे पार्टी का इनविटेशन देती है और हमारे हीरो शॉक हो जाता है। कंपनी की बिल्डिंग रात में चमक रही है। क्लियरली दिख रहा है कि लड़की कितनी अमीर है।
प्रेजेंट में वापस आकर यामोरी जुयान पिल के बारे में सोचता है जो उसकी पुरानी दुनिया में कॉमन थी। वो प्लान करता है कि कुछ पिल्स वो अमीर औरतों को बेचकर कैश कमाएगा। हम देखते हैं कि उसके हाथों में बॉक्स चमक रहा होता है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि परफेक्ट मौका उसके सामने ही है। वो आगे सोचता है कि अगर उसने कोई वेल्दी वुमन को टारगेट किया तो 3-4 पिल बेचने से ही 2 मिलियन कमा सकता है। उधर पार्टी में शिजुरू की आंटी बोलती है कि वो शादी के लिए ज्यादा बड़ी होती जा रही है। ये होते इनो होशिसु और शिरो होशिसु, शिजुरू के अंकल और आंटी। अंकल भी हाँ में हाँ मिलाते और बोलते कि इस टाइम पे तुम्हें अपनी फैमिली का सोचना होगा। वो ये भी बोलती है कि अगर उसने जल्दी से शादी नहीं की तो अपनी बड़ी बहन मासामी जैसी हो जाएगी। एक अंकल मासामी को ताना मारते हुए कहता है कि बिल आ चुका है और अब वो औरत क्लैन के किसी काम की नहीं रही। मासामी बिल्कुल चुप हो जाती है और वो उसे निर्मम तरीके से प्लेग गॉडेस कह देता है। तभी शिजुरू की माँ बोलती है शिरो स्टॉप इट। शिजुरू भी ऐड करती कि ग्रैंडमा के जाने के बाद आंट मासामी ने ही तुमको रेस किया था। फिर एक विकेट स्माइल के साथ अंकल कहता है कि उसे शिजुरू को शादी के लिए मना लेना चाहिए। तभी शिजुरू की माँ खांसी खांसने लगती है और शिजुरू तुरंत उसके पास भागती है। अंकल कहता है कि बिना शादी वाली औरत डैमेज गुड होती है और ओचू फैमिली का सजेशन देता है। मासामी आखिरकार बोलती है कि उसके पास अपने खुद के आइडियाज है। अंकल उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि उसके दिमाग में अब कौन से विचार आ गए। फिर गुस्से में वो मासामी के मुंह पर चिल्लाता है और बोलता है कि ये सिर्फ उसकी सेल्फिशनेस ही है। वो ताना मारता है कि क्या वो सोचती कोई सिंपल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उसे यंग बना देगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ये हो सकता है, और सब हैरानी से एंट्रेंस की तरफ देखते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां अपीयर होता है और कहता है कि किसी औरत को डैमेज गुड कहना बदतमीजी है। यामोरी की आंखें चमक रही होती है और वो एक वार्निंग देता है कि बदतमीजी की भी एक लिमिट होती है। हीरो को देखकर वो अंकल शॉक हो जाते हैं और पूछते कि वो है कौन और अचानक से कहां से आ गया। फिर वो सिक्योरिटी को चिल्लाकर कहता है कि इस आदमी को बाहर निकाल दो, लेकिन शिजुरू उसका सपोर्ट करती है और कहती कि यामोरी को उसने खुद इनवाइट किया है क्योंकि उसने उसकी माँ की जान बचाई थी। फिर व्हीलचेयर पर बैठी हुई शिजुरू की माँ भी तलिस्मान के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। यामोरी शांति से कहता है कि थैंक्स की कोई जरूरत नहीं इसके लिए। अंकल फिर भी ताना मारते हुए कहता है कि वो एक स्कैमर है और साइंस ने उसे बचाया है। फिर यामोरी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो एक रिसर्चर है और सुगा फैमिली का बिजनेस पार्टनर भी। ये सुनकर यामोरी शॉक हो जाती है, सुगा फैमिली का बिजनेस पार्टनर। पीछे से एक आदमी सवाल करता है कि तुम्हारा बिजनेस आखिरकार है क्या, और हीरो जवाब देता है कि बात कॉस्मेटिक्स और यूथ की है। हाथ में एक बॉक्स पकड़कर वो कहता है कि वो सबको इस डिस्कशन का जवाब दिखाएगा। आंटी भी उससे इम्प्रेस होती है और बोलती कि ये तो इंटरेस्टिंग होगा देखने को कि कौन से टाइप की पिल है। फिर वो मासामी के पास जाता है और उसे अपनी डेमोन्स्ट्रेशन में मदद करने को कहता है। मुस्कुराते हुए यामोरी बॉक्स आगे बढ़ाता है और कहता है कि अंदर रखी चीज को खा लो। मासामी के सामने वो बॉक्स तेज रोशनी से चमकने लगता है जैसे उसे बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। पिल ऑफर करते हुए यामोरी बोलता है कि ये जुयान पिल है। बॉक्स खुलते ही जुयान पिल सभी गेस्ट के सामने आ जाती है। अंकल चीख कर कहता है कि ये झूठ है और पिल जरूर जहरीली होगी। सिचुएशन देखकर मासामी भी डर जाती है और पूछती है कि क्या ये लेना सेफ है। शिजुरू मुस्कुराते हुए कहती कि उसे यामोरी पर पूरा भरोसा है और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी बिना सोचे ले लेगी। इस पर लड़की की माँ भी बोलती है कि उसे भी पूरा भरोसा है क्योंकि उसने ही उसकी जान बचाई थी। पीछे से दो गेस्ट बोलते हैं कि रिजुनेशन मेडिसिन का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है इस दुनिया में। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट यामोरी मासामी के करीब जाता है और उससे पूछता है क्या तुम दोबारा यंग फील नहीं करना चाहती। ये सुनते ही मासामी को याद आता है कि कैसे उसे हमेशा ओल्ड और आउटडेटेड बोला गया था। फिर एक डिटरमिन्ड लुक के साथ वो डिसाइड करती कि वो पिल ट्राई करेगी और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और अगले ही पल वो पूरी हिम्मत के साथ पिल मुंह में डाल देती है। उसे पिल खाते हुए देखकर अंकल और उसकी वाइफ के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता। पिल खाकर मासामी बिल्कुल स्टिल खड़ी रहती है। गेस्ट सोचने लगते कि ये सब झूठ था और पिल शायद पॉइजन थी। अंकल भी हंस कर कहता है कि उसे पहले से पता था ये सब बकवास है और सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। पर तभी अचानक मासामी की आंखों के पास एक गोल्डन ऑरा चमकने लगता है। कोई जोर से चिल्लाता है, देखो देखो उसकी तरफ देखो, वो चेंज हो रही है। और इस तरह मासामी का अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एक आदमी मिरर दिखाते हुए बोलता है, देखो चेंज हो चुकी है। मासामी खुद को आईने में देखकर शॉक हो जाती है और वो भी सोचने लगती है, ओह माय गॉड, मैं तो अपनी प्राइम टाइम की तरह दिखने लग गई हूँ। अंकल और उसकी वाइफ भी ये देख के पूरा के पूरे शॉक हो जाते हैं और चीख उठते हैं, क्या? पिल से इंप्रेस होकर एक बूढ़ी औरत यामोरी से उसकी प्राइस पूछती है क्योंकि उसे भी एक चाहिए होती है। हीरो कामली कहता है कि एक पिल 4 लाख की है पर मेरे पास सिर्फ 10 ही बचे हैं।
बस फिर और क्या होना था, सारे गैस चिल्लाने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्राइस ऑफर करने लगते हैं। कोई बोलता है 6 लाख, कोई बोलता है 10 लाख, कोई बोलता है 14 लाख। अंकल शॉक में आ जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक सिंगल आइटम भी इतना महंगा हो सकता है। पर उन्हें समझ आ जाता है कि असली वैल्यू पिल में नहीं है बल्कि टेक्निक और डिस्ट्रीब्यूशन में है, जो उन्हें टॉप तक ले जा सकती है। तभी उसकी वाइफ वार्न करती कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन वो बिना सोचे उसको उंगली दिखाकर चुप रहने को बोल देते हैं। फिर एक विकेट स्माइल के साथ वो प्लान करते हैं कि हीरो को ट्रिक करने का, और जब शिजुरू की शादी हो जाएगी ओचू फैमिली में तो हम उनसे फंडिंग उठा लेंगे। पर तभी अचानक काउजान ग्रुप का एक मोटा आदमी आइटम के राइट्स के लिए 4 मिलियन की ऑफर करता है। पर पीछे खड़े चश्मा पहने हुए अंकल घबरा जाते हैं और माँ का हाथ से जाने से बचने के लिए 20 मिलियन की ऑफर करते हैं। पर शिजुरू के अंकल सबको शांत करने की कोशिश करते हैं और याद दिलाते कि हीरो सिर्फ एक गेस्ट है शिजुरू का। फिर एक डिसेप्टिव स्माइल के साथ वो यामुरी को प्राइवेट बातचीत के लिए बुलाते हैं। वो उसे बात करते टाइम 30 मिलियन और 30-70 प्रॉफिट स्प्लिट का ऑफर करते हैं। यामुरी डाउट में पूछता है कि 70% मुझे मिलेगा और कंपनी को 30% ना। ये सुनकर अंकल हंसकर कहते हैं डोंट बी सिली, 70% हमारा होगा और साथ ही होशिसु फैमिली की कनेक्शंस भी प्रोवाइड करूंगा। तभी शिजुरू अचानक आ जाती है और पूछती है होशिसु फैमिली की कौन से कनेक्शंस। उसका सवाल सुनते अंकल शॉक हो जाते हैं और चीखते कि वो भी तो फैमिली का ही हिस्सा है। शिजुरू गुस्से से उसे घूरती है और रिवील करती कि जब उसने 160 मिलियन लॉस किए तब उसने फैमिली के बारे में नहीं सोचा। डेस्परेट होकर वो अंकल सबको डिनाई करते हैं और कहती कि ये सब बकवास है। फिर शिजुरू अपना फोन दिखाकर फंड विड्रॉवल और बैंक के नोटिसेस का प्रूफ दिखाती है। मासामी और उसकी माँ ये सुनकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुमने सच में कंपनी को कोलैटरल बना दिया। अंकल ठंडे पसीने में आ जाते हैं और पूछते कि उसे ये सब कैसे पता चला। शिजुरू उसे अक्यूज करती है कि वो अपनी माँ से भी पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था जैसे उसने दादी के साथ किया था। फिर गुस्से के साथ शिजुरू चिल्लाती कि उसे उसके पास से 1 सेंट तक नहीं मिलेगी। फिर वो रिवील करती कि उसके पास 30 मिलियन भी नहीं थे और वो हीरो को सिर्फ ट्रिक करने वाला था। अंकल जमीन पर गिरकर शिजुरू से भीख मांगती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो जाकर उसकी माँ से गिड़गिड़ाता है कि कुछ तो बोलो सिस्टर, मैं आखिर में तुम्हारा एक लौता ब्रदर हूँ। शिजुरू की माँ बोलती है वो भी उस पर डिसअपॉइंटेड है, उसने सिर्फ कंपनी उसके हवाले करी थी क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो चेंज हो जाएगा। फिर वो मासामी से मदद मांगता है ये कहकर कि वो होशिसु फैमिली का आखिरी मर्द है। मासामी बड़े ही ठंडे दिल से कहती कि माँ की इनहेरिटेंस का मिसयूज करना बिल्कुल माफ के लायक नहीं है। फिर वो उसे लात मारकर दूर करती है और कहती कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करो। अंकल जमीन पर पड़ा डेस्परेट पूछता है क्या तुम सच में मुझे यही छोड़ दोगी। शिजुरू बड़े ही कॉन्फिडेंस में उसे 2 ऑप्शंस देती है, या तो जस्टिस और जिंदगी भर के लिए डेप्थ का सामना करो या फिर तुम्हारी बैंकरप्ट कंपनी मुझे सिर्फ 1 येन में बेच दो। हाँ, अगर तुम्हें कोई और बायर ना मिला इस सिंकिंग शिप को खरीदने के लिए। ये सुनकर अंकल बिल्कुल शॉक हो जाता है। बाकी गेस्ट भी हंसकर कहते कि उसे वही मिला जो वो डिजर्व करता था। फिर शिजुरू यामोरी की तरफ मुड़कर कहती कि पार्टी में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, अगर तुम्हें सच में बिजनेस के लिए हेल्प चाहिए तो वो उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकती है। वो उसे बताती है 40 मिलियन फेयर प्राइस है राइट्स के लिए और तुम 80% तक रख सकते हो, पर याद रखना यहाँ पे काफी सारे वल्चर्स है तो थोड़ा ध्यान रखना। उसकी बातें सुनकर यामोरी बोलता है तुम जो बोल रही हो सच है, पर बिजनेस के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको ही ट्रस्ट करता हूँ उसको हैंडल करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिजुरू उसके गाड़ी में उसे घर छोड़ती है और उसकी करंट लिविंग प्लेस की तारीफ करती है। गाड़ी से उतरते हुए यामोरी बोलता है कि ये तो सिर्फ रेंटल है। वो उसे राइड के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि ये उसके लिए बहुत हेल्प थी। शिजुरू कहती है ये सब मत बोला, हम तो फ्रेंड्स हैं। यामोरी इस वर्ड से थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, वो सोचता है फ्रेंड्स। फिर शिजुरू एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है हाँ राइट फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स नहीं है क्या। सब होने के बाद यामोरी हाथ जेब में डालकर थॉटफुल लुक के साथ उसकी कार को दूर जाते हुए देखता रहता है। चमकते चांद की तरफ देखते हुए यामोरी सोचता है कि ये नई जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। फिर वो मुड़ता है और अपने नए घर की दरवाजे की तरफ बढ़ता है। शांत दिमाग से वो डोर नॉब पकड़ता है और उसे अनलॉक करता है अंदर जाने के लिए। तभी दरवाजा हल्का सा खुलता है और अंधेरे से एक पतली सी रोशनी बाहर आती है। पर जैसे ही वो घर के अंदर जाता है लिविंग रूम के फ्लोर पर खून का बड़ा सा पूल देखता है। आगे उसकी नजर पड़ती है उस छोटे कुत्ते पर जो हमेशा से उसके पीछे पीछे घूमता था और अब वो जमीन पर पड़ा हुआ है, उसकी पीठ में एक चाकू घुसा हुआ। कुत्ते को इस हालत में देखकर गुस्से से भरी आंखों के साथ हीरो सोचता ये सब क्या हो रहा है। दूर कहीं एक आदमी अपने बॉस को बताता है कि यामोरी एक औरत के साथ घर आया था और शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी।
ये सुनकर अकीमासा ऑर्डर देता है कि उस लड़की को तुरंत पकड़ लो ताकि हम हीरो को दर्द महसूस करवा सके। एक विकेट स्माइल के साथ विलन कहता है कि उम्मीद है इस हीरो को उसका गिफ्ट पसंद आएगा। फिर सीन उस बैडली इंजर्ड छोटे कुत्ते पर फोकस करता है जो लिविंग रूम में पड़ा है। डेस्परेट होकर यामुरी अपने दोस्त की तरफ भागता है। पास जाकर उसे पता चलता है कि कुत्ता अभी भी सांस ले रहा है तो उसे बचाया जा सकता है। बिना एक सेकंड सोचे यामुरी हीलिंग तलिस्मान यूज करता है उसकी जान बचाने के लिए। पर तभी अचानक उसके पीछे से एक असासिन अपीयर होता है बैक से वार करने के लिए रेडी। मौका देख के अटैकर चाकू लेकर जंप करता है सीधा फेटल ब्लो देने के इरादे से। ब्लेड हाथ में लिए वो फाइनल स्ट्राइक के लिए एकदम तैयार होता है, लेकिन यामुरी टाइम पर मुड़ जाता है और एक जोरदार पंच सीधा एनिमी के फेस पर मारता है। छोटे कुत्ते को संभालते हुए वो अटैकर के चिन पर एक डिवास्टेटिंग किक मार देता है। उसी वक्त और गुन्स भी अपीयर होते हैं और ये सीन देखकर शॉक में आ जाते हैं। फिर यामुरी उस कुत्ते को जमीन पर रख कर कहता है जाओ कहीं छुप जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। पहले एनिमी को तो वो गिरा चुका होता है पर वो रियलाइज करता है कि उसके बैकअप भी था। फिर एक पर्पल ऑरा के साथ हीरो पूछता है क्या मैं इन्हें एक एक करके निपटाऊं। फिर गैंग लीडर अपने गुंडों को ऑर्डर देता है अटैक करो इसको लेकिन जिंदा छोड़ना। एक अटैकर वेपन के साथ चार्ज करता है लेकिन हीरो बिल्कुल भी घबराता नहीं। फिर एक कोल्ड लुक के साथ वो अपने हाथ में एक पर्पल एनर्जी जमा करता है और एक जबरदस्त ब्लो के साथ वो उस एनिमी को जमीन पर गिरा देता है। अपने साथी को ऐसे जमीन पर वन शॉट में गिरे हुए देख बाकी के सारे गुंडे भी डर जाते हैं। फिर एक खतरनाक लुक के साथ यामुरी बोलता है कि पहला गुंडा डाउन, काउंट अभी शुरू ही हुआ है। दूसरा एनिमी गुस्से में पाइप लेकर पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन हीरो उसका भी अटैक इजीली ब्लॉक कर देता है अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हुए। फिर सीधा एक पावरफुल पंच अटैकर के चेस्ट पर मार देता है। उसके बाद हीरो उसे गर्दन से पकड़ लेता है। एनिमी पूरी तरह से टेरिफाइड होता है और बिना किसी मेहनत के वो उस एनिमी को एक हाथ से हवा में उठा देता है। उसे जमीन पर फेंकते हुए यामुरी बोलता है कि दूसरा भी डाउन। और अब हीरो बाकी ग्रुप की तरफ देखता है फाइट के लिए रेडी। उनकी डामाडोल सिचुएशन देखकर सारे गुंडे अपना प्लान चेंज करते हैं और गन्स निकाल लेते हैं। यामुरी अपनी स्पीड से हर बुलेट डॉच करता है और कहता है कि वो सबको खत्म करेगा। गुस्से से भरी आंखों के साथ वो कसम खाता है जब तक सच नहीं बोलते तब तक लड़ाई रुकेगी नहीं। दूर कहीं विलेन अकीमासा हंस रहा होता है और अपने टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करता है। फिर वो शिजुरो के पास जाता है और एक खौफनाक हंसी के साथ बोलता है मुझे तो लगा था तुम कोई आम सी औरत हो। फिर वो शिजुरो के पास जाता है और स्कॉफ करता है तुम तो पूरे शहर की ड्रीम वुमन हो। शिजुरो बेड पर जंजीरों से बंधी होती है। विलन पहचान लेता है कि वो काउंसिलमैन की बेटी है शिजुरो सुगा। पर तभी अकीमासा का फोन बजता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कॉल उठाता है और पूछता है मिशन कंप्लीट हुआ, टारगेट खत्म हुआ क्या। लेकिन दूसरी तरफ से यामुरी की आवाज आती है तुम्हारे गुंज तो दोबारा नहीं उठने वाले। फोन पर जोर जोर से हंसते हुए अकीमासा कहता है हा तुम सच में लोगों को सरप्राइज करना जानते हो। फिर अकीमासा शिजुरो को पकड़कर रिवील करता है कि मेरे पास काउंसिलमैन की बेटी हॉस्टेज के रूप में है। ये सुनकर यामुरी का चेहरा गुस्से से भर जाता है, उसकी आंखों में चमक उठती है। वो धाड़ कर कहता है कि उसे छोड़ दो और बेकार के लोगों को इन्वॉल्व मत करना। विलन अकीमासा सिर्फ हंसकर कहता है हीरो तो काफी फन और बोल्ड किड है। फिर वो उसे 40 मिनट्स की डेडलाइन देता है और बोलता है लोकेशन तुमको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी और फिर कॉल कट कर देता है। यामुरी खामोशी से फोन पकड़कर खड़ा रहता है। अगले ही सेकंड गुस्से में डिवाइस को तोड़ देता है और कसम खाता है हाशिमोटो अकीमासा को अब भी ढूंढ के ही रहेगा। उधर अकीमासा डिसाइड करता है कि वो हीरो को प्रोवोक करने के लिए एक वीडियो शूट करेगा। वो शिजुरो के पास जाता है और उसके मुंह पे लगी हुई पट्टी निकाल देता है। शिजुरो पैनिक में रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसे बाहर से नॉक नॉक करने की आवाज आती है। अकीमासा इरिटेट होकर मुड़ता है और बोलता है क्या है, मैं अभी बिजी हूँ। दो गुंडे अंदर आके उसे बताते कि वेयरहाउस की फाइल अलार्म बज गई है। ये सुनते ही अकीमासा चीखता है मैंने अलार्म डीएक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया था तुम्हें, तुम लोग किसी काम के नहीं, मैं खुद जाकर चेकआउट करता हूँ, तुम तब तक इस लड़की पे नजर रखो। थोड़ी देर में उसके गार्ड्स पूछते हैं कौन है वहाँ और क्या कर रहे हो। फिर अचानक दरवाजा जोर से टूटकर खुलता है और एक एनिमी हवा में उड़ता हुआ बाहर गिरता है। दरवाजा खुला हुआ होता है, एक गार्ड जमीन पर पड़ा होता है और पूरा रूम तबाह होता है। शिजुरो धीरे से यामुरी का नाम बोलती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर 1 घंटे पीछे फ्लैशबैक करती है। फाकी अपने मोटरसाइकिल पर डिलीवरी को लेकर कंप्लेन करता हुआ दिखता है। हाथ में लेटर लेकर वो एड्रेस कंफर्म करता है और कहता है कि हाँ जगह बिल्कुल सही है ये। फिर वो मेंशन की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या यही प्रोटैगनिस्ट यामुरी का घर है।
पर तभी अचानक उसे एक आवाज आती है जो कम्युनिकेटर पर वार्न करती है कि यामुरी फाइनली घर लौट आया है। उसी वक्त वो आदमी कंफर्म करता है कि 6 एसेसिन्स उस लड़के का काम तमाम कर देंगे। साथ ही ये भी बताया जाता है कि उन्होंने एक औरत को भी पकड़ लिया और उसे साथ में ले जा रहे हैं। फाकी तुरंत समझ आता है कि अकीमासा ने असासिन्स भेजे हैं और एक यंग वुमन को किडनैप कर लिया है। सिचुएशन देखकर थक की कार हॉस्टेज को लेकर तेजी से निकल जाती है। फिर फाकी भी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और डिसाइड करता है कि उन लोगों का पीछा करेगा ताकि लोकेशन पता चल सके। फिर वो स्ट्रीट पर फुल स्पीड में किडनैपर की गाड़ी का पीछा करता है। वो गाड़ी एक बड़े से मेंशन पे जाकर पहुंचती है, तभी उसका फोन बजता है और वो कॉल उठा लेता है। फोन पर फाकी रिपोर्ट करता है कि उसने गुन्स को ट्रैक कर लिया है और अकीमासा ने यंग वुमन को किडनैप कर लिया है। यामुरी पूछता है क्या एड्रेस 32 हिरोमी स्ट्रीट है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि उसने एक गुंडे को जमीन पर गिरने से पहले सब कुछ उगलवा लिया है। यामुरी फाकी से मदद मांगता है कि उसकी फ्रेंड को वहां से निकालने की मदद करे और कहता है कि हाशिमोटो को वो खुद ही संभाल लेगा। गुस्से भरी आंखों के साथ प्रोटैगनिस्ट वार्न करता है कि वो विलन को सीधा अंडरवर्ल्ड तक घसीट लेगा। मीनवाइल अकीमासा के मेंशन में विलेंस हॉलवे में अपने गूंस पर चिल्लाता है। वो गुस्से से पूछता है कि वेयरहाउस का अलार्म अभी तक एक्टिवेट क्यों है और क्या होगा अगर कॉप्स वहां पे आ जाए तो। छुपकर फाकी सीन को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि अकीमासा खुद अलार्म चेक करने जा रहा है। वहां खड़े गूंस कंप्लेन करते कि उनका काम बहुत ही टफ हो चुका है और वो हॉस्टेजेस को छू तक नहीं सकते। तभी उनमें से एक सस्पिशियस आवाज सुनता है और पूछता है कौन है वहां। अगले ही सेकंड फाकी पर्पल ऑरा के साथ वहां अपीयर होता है और गूंस पूछते हैं वो यहाँ क्या कर रहा है। एक कोल्ड लुक के साथ फाकी अपोलॉजी देता है और कहता है थोड़ी देर और रुक जाओ, समझ आ जाएगा। फिर वो आगे जंप करता है और मेंशन के एक गार्ड पर डिवास्टेटिंग पंच मारता है। पहला एनिमी गिरते ही वो सेकंड गुन को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान वो शिजुरो को ढूंढ लेता है और कहता है अब हीरो मुझ पर एक बड़ा फेवर ओ करता है। टाइम वेस्ट किए बिना वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इस तरह फाकी हॉल में भागते हुए एस्केप करता है बाकी लोगों को नोटिस करने से पहले। वो डोर के पास पहुंचकर कहता है कि कार गार्डन में है और वो लोग वापस नहीं आएंगे जल्दी। लेकिन तभी अचानक एक रोशनी की बीम उसके पैर को चीर जाती है और एस्केप के दौरान उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। अटैक के कारण फाकी जमीन पर जोर से गिरता है शिजुरो को इम्पैक्ट से बचाते हुए। वो जमीन पर पड़ा होता है पूरा बीटन अप और गोली लगने से खून बह रहा होता है। अकीमासा गन के साथ अपीयर होता है और अपना एम का घमंड करता है जबकि उसके गूंस उसकी तारीफ करते हैं। जमीन पर पड़े हुए फाकी सोचता है ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। विलन अकीमासा उसे देखकर स्कॉफ करता है और कहता है मुझे सरप्राइज है तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत दिखाई। जबरदस्ती की स्माइल के साथ फाकी उठता है और अकीमासा को ग्रीट करता है काफी टाइम हो गया मिले हुए। अकीमासा हंसकर कहता है आज का दिन तो वंडरफुल है क्योंकि सब पनिशमेंट के लिए आ गए हैं उसके पास। फिर एक सैडिस्टिक लुक के साथ विलेन एक्साइटेड हो जाता है और आने वाले फन का इंतजार करता है। लेकिन फाकी अपनी ऑरा रिलीज करता है और कहता है ब्रैक तब करना जब मुझे हरा सको। दूर कहीं प्रोटैगनिस्ट फाइनली रेस्क्यू के लिए मेंशन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। गार्ड उसे देखते ही एक सस्पिशियसली पूछता है कौन हो तुम। यामुरी रेड ऑरा के साथ और पूरी तरह से थ्रेटनिंग लुक में सामने आता है। एक गुन पास आकर पूछता है सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बिना एक सेकंड सोचे यामुरी उसके फेस पर डिवास्टेटिंग पंच मार देता है। उस ब्लो की फोर्स से गुन हवा में उछलकर पीछे गिर जाता है। बाकी गार्ड सीन देखकर शॉक हो जाते हैं लेकिन अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर गुन्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से बैटन्स के साथ उस पर चार्ज करते हैं लेकिन यामुरी सब अटैक्स को डॉज करता है और फास्ट और पावरफुल ब्लोज की सीरीज से काउंटर करता है। इसी तरह वो सारे गार्ड्स को आसानी से जमीन पर गिरा देता है। फिर गुस्से भरी आंखों के साथ वो अनाउंस करता है मैं हाशिमोटो को हमेशा के लिए खत्म करने आ चुका हूँ। मेंशन के अंदर ब्लो की फोर्स से फाकी के मुंह से खून निकलता है और वो पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। इतने सारे गिरे हुए गूंज को देखकर वो अफसोस करता है कि फाइट में आउट नंबर्ड हो गया है। जख्मी हालत में वो खुद को ब्लेम करता है कि उसने हीरो की बात नहीं मानी और एक लड़की को भी बचाने में फेल हो गया। अकीमासा उसे घूर कर कहता है जैसे ही तू गया मैं सबको उसी जगह भेजूंगा। फिर पागल सी आंखों के साथ वो ऐड करता है मैं पहले तुम सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा। तभी एक तेज फ्लैश होता है और मेंशन के बीच एक एक्सप्लोजन हो जाता है। घबराकर अकीमासा मुड़ता और चिल्लाता है कौन है जिसने अंदर घुसने की हिम्मत की। धुएं के बीच यामुरी का सिलुएट पर्पल ऑरा के साथ दिखाई देता है। एक कोल्ड लुक के साथ वो अनाउंस करता है मैं ही हूँ जो तुझे अंडरवर्ल्ड भेजने आया हूँ। फाकी उसे देखते ही घूर कर कहता है तू काफी लेट हो गया है यहाँ पहुंचने में। यामुरी उसे हाथ में एक हीलिंग तलिस्मान देता है और कहता है कि इसे यूज कर ले।
पाकी उस पावर को पहचान जाता है और समझ जाता है कि ये बिल्कुल पहले जैसा ही काम करेगा। गुस्से से भरा अकीमासा गन पॉइंट करता है और अपने आदमियों को चिल्लाकर कहता है कि उसे खत्म कर दो। जवाब में सारे गुंज पूरी ताकत से हीरो की तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन यामुरी सारे गोलियों को डॉज करता हुआ कहता है कि कोल्ड स्टेप के मास्टर पर यह सब काम नहीं करता। अपनी स्पीड का यूज करके वो शॉट से बचते हुए एक गून को किक मार देता है। ये देखकर अकीमासा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचता है ये कौन सा पागल स्पीड है। यामुरी आगे बढ़ता रहता है और जो भी उसके रास्ते में आता है सबको गिरा देता है। जब उसके सारे आदमी जमीन पर पड़े होते हैं, विलन हीरो को डर से भरी आंखों से देखता है। इस डर में वो घूमकर चिल्लाता है कि उसे किसी सेफ जगह भागना होगा। भागते हुए वो सोचता है ये प्लान का हिस्सा नहीं था उसके और ये बंदा कोई आम कचरा नहीं है। सिक्योरिटी डोर तक पहुंचकर वो चिल्लाता है कि जल्दी से दरवाजा खोल दो। वो पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, लेकिन पैनल बोलता है कोड इनकरेक्ट। उसकी सिचुएशन देखकर विलन गुस्से में चीख पड़ता है क्योंकि वो भाग नहीं पा रहा। पर तभी अचानक पीछे से उसी का एक गूंद पूरी ताकत से मेटल डोर पर दे मारा जाता है। डर के मारे अकीमासा खुद को शांत करने की कोशिश करता है और सोचता है कोई भी मेरे प्रोटेक्टर को चैलेंज नहीं कर सकता। और फिर वो जोर से चिल्लाता है कि जो उसकी जान चाहता है वो महान लॉर्ड ईमा है। यामुरी इसके पीछे से अपीयर होता है और ठंडे स्वर में पूछता है ये लॉर्ड ईमा है कौन। फिर एक थ्रेटनिंग लुक के साथ वो वार्न करता है कि अगर डम बनने की कोशिश की तो अनबेरेबल पेन देगा। मजबूर होकर विलन बताता कि ईमा फैमिली शादी के चक्कर में उसे खत्म करना चाहती है। यामुरी मनी मन सोचता है कि इस बॉडी के प्रीवियस ओनर ने तो कभी यामातानी से मुलाकात की ही नहीं। अकीमासा बड़े ही घमंड के साथ कहता है कि सिर्फ ईमा फैमिली ऐसा कर सकती है और उसे छोड़ देने के लिए बोलता है। सिचुएशन समझकर यामुरी रियलाइज करता है कि जो ईमा भी शायद एक कल्टीवेटर होगा। विलन बार्गेन करने लगता है और कहता है कि वो दिखा सकता है कि वो कितना वैल्यूएबल है। यामुरी उसे नफरत भरी नजर से देखता है और पूछता है किस वैल्यू की बात कर रहा है तू। एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ अकीमासा पूछता है क्या अब तुम सिचुएशन समझ गए हो। सबर खत्म होते ही यामुरी सीधा उसके चेहरे के बीच एक जबरदस्त पंच मारता है। फिर एक और पावरफुल ब्लो लगता है और विलन को दूर जाकर उड़ा देता है। इम्पैक्ट की वजह से वो विलन एक रूम के अंदर जा गिरता है और धड़ाम से गिर जाता है। अंदर यामुरी को कई औरतें जंजीरों में बंधी हुई और बुरी तरह इंजर्ड दिखती हैं। यह सीन देखकर यामुरी का चेहरा बेकाबू गुस्से से भर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक दर्दनाक मंजर जहां हीरो सब हॉस्टेजेस के सामने खड़ा होता है। एक डार्क लुक के साथ वो कहता है कि ये लड़कियां ही विलन की असली वैल्यू अच्छे से समझा सकती है। टाइम वेस्ट किए बिना वो अपना नाइफ निकालता है और सब यंग वुमन को आजाद करने की तैयारी करता है। फिर एक ही स्ट्राइक में वो जंजीरें काट देता है और सबको उस जगह से फ्री करा देता है। मेटल की आवाज के साथ जंजीरें काटने वाली नाइफ जमीन पर फेंक देता है। फिर एक कोल्ड लुक के साथ हीरो कहता है कि ये लड़कियां विलन के साथ जो चाहे कर सकती हैं। डर के मारे अकीमासा अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है और सारा पैसा देने का वादा भी करता है। उनमें से एक औरत तलवार उठाकर कहती कि उन्हें उसका पैसा नहीं चाहिए। नफरत भरी नजर के साथ वो कहती कि उसे अंडरवर्ल्ड भेजना है उनके लिए काफी होगा। हॉल में यामुरी अपनी पावर से शिजुरू को हील करता है जो काउच पर पड़ी होती है। फिर यामुरी फाकी को वार्न करता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि उसने पुलिस को बुला लिया है। फाकी उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो। शांत लुक के साथ यामुरी जवाब देता है कि लड़की को पुलिस के हवाले करके वो तुरंत वापस आ जाएगा। फिर फाकी पूछता है कि अब जब इंफॉर्मेशन मिल चुकी है तो वो आगे क्या करने वाला है। हीरो कहता है कि वो ईमा फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करेगा चाहे फाइट में आउट नंबर्ड ही क्यों ना हो। अगली सुबह हीरो थोड़ा रिलैक्स करता है लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं होता। वो सोचता है कि हाशिमोटो को हरा दिया लेकिन उसका पार्टनर अभी भी बाहर है और उसे ढूंढना होगा। तभी अचानक छोटा डॉग भौंकता है जैसे दरवाजे पर किसी खतरे की वार्निंग दे रहा हो। यामुरी दरवाजा खोलता है और एक सूट पहने आदमी को देखता है जो उसे लॉर्ड यामुरी कहकर बुलाता है। वो आदमी कहता है कि प्रेसिडेंट शुगा की तरफ से एक डिलीवरी है और मैसेज है कि प्रिपेयर होने को बोला गया है। ये सुनकर यामुरी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है शिजुरू अब क्या प्लान कर रही है। फिर वो पैकेज लेकर दरवाजा बंद कर देता है। पैकेज हाथ में लेकर वो शिजुरू को कॉल करता है और पूछता है कि उसने सूट क्यों भेजा है। दूसरी तरफ से यामुरी कंफर्म करती है कि फाइनली तुम्हें वो सूट मिल गया और बताती है कि ये सूट होशिसु फैमिली की गाला के लिए है। इनविटेशन लेटर देखकर यामुरी पूछता है कि उसे भी इस इवेंट के लिए क्यों बुलाया गया है। यामुरी उसे बताती कि अगर हमें ब्यूटी रिटेंशन पील को सेल करना है तो होशिसु फैमिली के साथ पार्टनरशिप पे जाना पड़ेगा। उनकी सिटी की पूरी फार्मा इंडस्ट्री होशिसु क्लैन के ही रूल में है। वो लास्ट में ये भी ऐड करती कि उसकी एक्स फियांसे भी शायद वहाँ होगी। तब यामुरी को कुछ याद आता है और वो शॉक में एक्स फियांसे के बारे में पूछता है।
घबराए हुए एक्सप्रेशन के साथ उसे समझ आ जाता है कि वो कितनी बुरी सिचुएशन में फंस गया है। फिर शिजुरू कंफर्म करती कि ये पार्टी अमातानी सेत्सु के लिए है, जो पावरफुल अमातानी फैमिली की बेटी है। फिर सीन शिफ्ट होता है अमातानी फैमिली के पार्टी हॉल में। पार्टी में हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट आदमियों को देखते हैं जो शहर के बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। तैयार होकर खड़ा यामोरी उन्हें देखते हुए सोचता है कि वो भी होशिसु फैमिली के करीब आना चाहते होंगे। शिजुरू से एक्सप्लेन करते कि सिर्फ अमातानी फैमिली से रिलेटेड होने भर से ही सब लोग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। फिर वो ऐड करती है कि पावरफुल अमातानी फैमिली की बेटी बस आने ही वाली है। पार्टी हॉल पूरा भरा हुआ है, शहर के सारे इंपॉर्टेंट लोग मौजूद है, सब ग्रेट हाई रेस का इंतजार कर रहे हैं। और फाइनली हॉल में दो औरतों की एंट्री होती है। कोई चिल्ला कर बोलता है कि ये तो होशिसु मैट्रियार्क है और उसके पीछे अमातानी सेत्सु लेडी। जैसे ही वो यंग वुमन एंट्री लेती है, यामोरी को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और वो सोचता है क्या ये प्रीवियस ओनर की एक्सपीरियंस हो सकती है। फिर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो उस न्यूकमर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। ये होती है अमातानी सेत्सु, यंग मिस ऑफ अमातानी क्लैन। उसके बिल्कुल पास खड़ी होशिसु नाना, हेड ऑफ द होशिसु क्लैन। अमातानी सेत्सु को देखकर हीरो तुरंत समझ जाता है कि ये भी एक कल्टीवेटर है। अमातानी सेत्सु के बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ब्लू ऑरा निकल रही होती है और वो उसे बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश भी नहीं करती। यामोरी सोचता है कि शायद ये ईमा को जानती होगी और डिसाइड करता है कि बाद में इसे पूछेगा। फिर एक स्माइल के साथ शिजुरू आगे बढ़कर नाना को ग्रीट करती है। होशिसु नाना उसे तुरंत पहचान लेती है और उसके मदर की हेल्थ के बारे में पूछती है। शिजुरू उनके कंसर्न के लिए उसे थैंक्स बोलती है और बताती कि उसकी मदर धीरे धीरे रिकवर हो रही है। फिर शिजुरू अपनी आंट को गिफ्ट के तौर पर वो नए जोयान पिल्स देती है। नाना पिल्स देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है, अच्छा तो यही है रूमर ब्यूटी रिटेंशन पिल्स। पिल्स का नाम सुनते ही पूरे हॉल में एक्साइटमेंट फैल जाती है। सब लोग उस आइटम को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। बॉक्स में जोयान पिल चमक रही होती है और अमातानी सेत्सु उसे देखकर थोड़ी कंफ्यूज होती है। फिर नाना पिल को गौर से देखती है और उसकी क्वालिटी की तारीफ करती है। वो कहती है इसका क्रिएटर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल वाला लगता है। फिर नाना शिजुरू से पूछती है कि ये पिल्स किसने बनाई है, क्योंकि उन पर कोई अल्केमी सील नहीं है। शिजुरू कामली बोलती है ये पिल्स मेरे पार्टनर ने बनाई है। और तभी हमारा हीरो यामोरी आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है। सेत्सु और नाना दोनों यामोरी का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं। नाना तुरंत उसे पहचान लेती है और बोलती कि कैसे वो बचपन में उसे खिलाती थी और वो उसकी स्किल की तारीफ भी करती है। उधर सेत्सु यामोरी का नाम सुनते ही थोड़ी इरिटेट दिखाई देती है। साथ ही वो यामोरी फैमिली को ताना मारती है कि उनके पास कभी कोई टैलेंट ही नहीं था। वो आगे ऐड करती है एक ग्रेट क्लैन के लिए ऐसे स्किल्स होना वर्थलेस है, पर जो मैटर करता है वो है कल्टीवेशन बेस होना। वो आगे और बोलती है अगर ये सब ना होता तो ये लड़का कब का अमातानी फैमिली में एक्सेप्ट हो चुका होता। उसकी ये बातें सुनकर यामोरी समझ जाता है कि नोबल फैमिलीज कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करती है, लेकिन उसको पता है कि उनकी टेक्निक काफी प्रिमिटिव है उसके मुकाबले। अमातानी सेत्सु फिर बोलती कि सिर्फ अपने लो स्टेटस की वजह से उसकी ये स्किल कोई वैल्यू नहीं रखती। सिचुएशन को देखते हुए नाना पूछती है तुम्हें पिल्स रिफाइन करना किस मास्टर ने सिखाया। ये सवाल सुनकर यामोरी थोड़ा रुक सा जाता है। उसे अपनी प्रीवियस लाइफ याद आती है जब वो एक महान कल्टीवेटर था, जब उसके पास बेपनाह पावर थी। फिर कैजुअली बोलता है कि बस हॉबी है, मेरा कोई मास्टर नहीं, और जल्दी से टॉपिक चेंज कर देता है। तभी अचानक एक व्हाइट हेड मैन पार्टी में एंटर करता है और नाना को बर्थडे विश करता है। उसकी एंट्री से पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। लोग उसे क्यूरियोसिटी से देखने लगते हैं। कुछ गेस्ट उसे पहचान लेते हैं, ये तो पावरफुल ईमा फैमिली का हेड है। नाना फिर हीरो की तरफ देखकर कहती है ये जो ईमा है, ईमा फैमिली का हेड। नाम सुनते ही हमारा प्रोटेगनिस्ट का दिल जोर से धड़क जाता है। वो शॉक में होता है, ये आदमी यहाँ पार्टी में क्या कर रहा है। एक खुशनुमा टोन के साथ जो बोलता है कि आंट नाना का बर्थडे था तो मुझे आना ही था। फिर एक मॉकिंग टोन के साथ पूछता है तुम्हारे साथ खड़ी ये यंग लड़की कौन है। नाना तुरंत शिजुरू का इंट्रोडक्शन देती है, ये शिजुरू है, पावरफुल सुगा फैमिली की हायरेस। जो ईमा और शिजुरू एक दूसरे को देखकर हल्की से स्मार्क देते हैं और हवा में टेंशन काफी हैवी हो जाता है। फिर जो ईमा अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं जो ईमा, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है शिजुरू से हैंडशेक करने के लिए। एक हैंडशेक के बाद यामोरी बोलता है कि उसने जो ईमा के बारे में काफी रूमर्स सुने हैं। जो ईमा जानबूझ के डम बन जाता है और मॉकिंग टोन में पूछता है कि भाई तू है कौन। तभी यामोरी मन ही मन सोचता है कि क्या ये प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे नहीं जानता। चलो मैं भी देख लेता हूँ कितना प्लान है इसका डम बने रहने का। इस पर हमारा यामोरी अपना इंट्रो देता है और पार्टी के बीच में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर देता है। वो सोचता है कि नॉर्मल कल्टीवेटर्स अपनी पावर्स छुपा के रखते हैं, लेकिन आज वो जबरदस्ती अपनी पावर्स बाहर निकालेगा।
फिर यामोरी की एनर्जी सीधा जोईमा के बॉडी में फ्लो करती है और उसके पावर मेरिडियंस रिवील हो जाते हैं। शॉक में आकर जोईमा तुरंत अपने हाथ खींच लेता है और वाइड आइज के साथ हमारे हीरो को घूरने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में वो खुद को संभाल लेता है और बोलता है कि आखिरकार आपसे मिलना मेरे लिए बड़ा ऑनर है। उसके बाद जोईमा अमातानी सेत्सु की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो आजकल कैसी चल रही है। यामोरी उसके पीछे से सब कुछ ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि कुछ तो काफी अजीब चल रहा है। उसे उस बंदे की पावर्स बिल्कुल फील ही नहीं हो रही और वो सोचता है कि क्या यह बंदा कल्टीवेटर है भी या नहीं। यामोरी जोईमा को देखते देखते मन ही मन सोचता है कि उसका नाम सुन के भी ये लड़का जरा भी नहीं डरा। फिर सीन चेंज हो जाता है और सब गेस्ट ग्रैंड पार्टी हॉल में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। लोग बैंक्वेट का मजा ले रहे होते हैं और वाइन ग्लासेस के साथ चीयरफुली टोस्ट करते हैं। तभी एक होस्ट अनाउंस करता है कि खाने के बाद डांस पार्टी शुरू होगी और सभी को मेन हॉल में गैदर होने को बोलता है। और तुरंत ही काफी कपल्स उठ के मेन हॉल के बीच में डांस करना शुरू कर देते हैं। यामोरी अपना सूट एडजस्ट करता है और सोचता है कि ईमा कल्टीवेटर ही नहीं है और उसे बेवकूफ बनाया गया है। वो आगे सोचता है कि इतनी बड़ी झूठी कहानी के पीछे आखिरकार मकसद क्या हो सकता है उनका। वही शिजुरू दूर से ग्लास हाथ में पकड़े हुए उसे देख रही होती है, लेकिन तभी एक रैंडम बंदा उसके पास आता है और डांस के लिए पूछता है। लेकिन यामोरी तुरंत ही मना कर देती है और बोलती कि वो किसी और को ढूंढ ले। तभी तीसरा बंदा आके उस लड़के को डांटता है, क्या तू पागल है, वो शिजुरू है। सुगा क्लैन की यंग मिस कभी भी तेरे जैसे नोबडी के साथ डांस नहीं करेगी। वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, लगता है वो सबको रिजेक्ट कर रही है, यहाँ तक कि कैटेगरी फैमिली के यंग मास्टर को भी रिजेक्ट कर चुकी है। वो दोनों बंदे गॉसिप करते कि ऐसे कम ही मर्द है जो उसका अटेंशन पकड़ सके। पर अचानक ही उनमें से एक शॉक हो जाता है और कुछ पॉइंट आउट करता है। अमातानी सेत्सु भी पलट के उस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख के हैरान हो जाती है। तभी एक आवाज हमारे हीरो को यामोरी कह के बुलाती है और वो मुस्कुराते हुए पलट जाता है। एक एलिगेंट जेस्चर के साथ शिजुरू अपना हाथ बढ़ाती है यामोरी की तरफ। फिर वो यामोरी को डांस के लिए इनवाइट करता है और हमारा लड़का क्लियरली इंटरेस्टेड लगता है। गॉसिप करने वालों के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतनी हिम्मत कैसे हुई। बाहर जोईमा और उसका बॉडीगार्ड निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके गूंज आके उसे लॉर्ड जो कह के बुलाते हैं, जैसे उसकी लग्जरी कार आ जाती है। फिर एक इशारे पर एक गुण लिमोजिन का दरवाजा खोलता है जो ईमा फैमिली के हायर के लिए। गाड़ी में बैठने से पहले जो अपने आदमियों को कहता है कि दूर ही रहो और किसी को पास ना आने दो। फिर उसके सारे बॉडीगार्ड उसकी बात सुन लेते हैं और गाड़ी से दूर जाने लगते हैं। दूर से दो बंदे सब देख के सोचते कि वो बॉडीगार्ड के साथ अकेले क्या करने जा रहा है। उनमें से एक बताता है कि उसके चुने हुए हर बॉडीगार्ड का बिहेवियर बाद में काफी अजीब हो जाता है। अचानक गाड़ी के अंदर जोईमा के मुंह पर जोर से थप्पड़ पड़ता है। एक मिस्टीरियस फिगर उसे डांटता है कि सेत्सु के सामने किसी और औरत का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसी हुई उसकी। सूजे हुए चेहरे के साथ जोईमा घबरा के माफी मांगता है, लेकिन असली बॉस उसे ठंडी नजर से घूरता है और बोलता है, मैंने तुम्हें अब तक जिंदा सिर्फ इसलिए रखा है कि तुम मेरे काम आ सको, पर अगर तुम ये सिंपल सा टास्क भी हैंडल नहीं कर सकते तो वो कसम खाता है कि इसका एंड कभी शांत नहीं होगा तुम्हारे लिए। और हमें दिखाया जाता है एक असली जोईमा। बाहर असली जोईमा फिर से पार्टी वेन्यू पहुंचता है और अपनी लग्जरियस लिमोजिन से उतरता है। उसके लोग उसे लॉर्ड जो कह के सैल्यूट करते हैं और फुल रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करते हैं। फिर जोईमा दो गुंज को ऑर्डर देता है कि मेरे साथ अंदर चलो। तभी उनमें से एक बंदा नोटिस करता है कि रूमर सही थे और कार से सिर्फ एक ही आदमी निकला। वो सोचता है कि अंदर क्या हुआ होगा और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो बंधा हुआ है चेहरा नीला पड़ा हुआ है और आंखों में आंसू है। वही पार्टी हॉल के अंदर म्यूजिक चल रहा होता है और मेहमान मजे में होते हैं। फिर असली जोईमा सेत्सु को फिर से ग्रीट करता है और कहता है कि किसी अनएक्सपेक्टेड काम की वजह से उसे निकलना पड़ा। पर अमातानी सेत्सु उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती क्योंकि उसकी नजर तो किसी और पे टिकी थी। तभी अचानक सबकी नजर डांस फ्लोर पे चली जाती है। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं जहाँ शिजुरू को हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ डांस करते देखते हैं। हल्की सी ब्लश के साथ शिजुरू क्लियरली उसके साथ मूवमेंट एंजॉय कर रही होती है। यामोरी भी मुस्कुराते हुए उसे डांस फ्लोर पर गाइड करता है। तभी म्यूजिक चेंज होता है और ग्रैंड पियानो पर एक नई मेलोडी बजने लगती है और इस नए मेलोडी में दोनों परफेक्ट स्टेप्स के साथ सबके बीच में डांस कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी शर्माई हुई शिजुरी उसकी तारीफ करती है और बोलती कि वो काफी अच्छा डांसर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस थोड़ा ऑकवर्ड सा स्माइल देता है और कुछ नहीं। तभी उसे याद आता है यामोरी का कहना कि पिल्स बेचने के लिए उसे पार्टी में फिट इन होना होगा। फिर वो मन ही मन सोचता है कि प्रीवियस ओनर ने डांस सीखी हुई थी और कल्टीवेटर बॉडी का बैलेंस तो परफेक्ट ही होता है। दूर से नाना पूछती कि क्या सेत्सु को भी उसके स्किल्स के बारे में पता था, लेकिन अमातानी सेत्सु उसे बस एक कॉमनर कह के टाल देती है।
पर नाना उसे टीज करती है और बोलती कि फिर भी वो सब कुछ काफी ध्यान से देख रही थी। तभी जोहिमा पास आता और कमेंट करता कि हमारे प्रोटैगनिस्ट में डांस का भी काफी टैलेंट है। नाना तुरंत उससे पूछती कि क्या उसे सच में हमारे हीरो के बारे में कुछ पता नहीं, पर बंदा तुरंत कंफर्म करता है कि ये पहली बार मिलना हो रहा है उसका। फिर नाना सोचती कि इतनी पावर होने के बावजूद भी ईमा एक एक्सपेल्ड लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेट तक नहीं कर पाए। जो ईमा उस सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता और बोलता कि यहाँ हंगामा नहीं कर सकते वो लोग। नाना कहती कि तरीके मैटर नहीं करते क्योंकि इस लड़के का अल्केमी एप्टीट्यूड काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो ऐड करते हुए कहती कि वो इस पोटेंशियल को फ्यूचर से कनेक्ट करना चाहती है, जबकि हमारा हीरो शांति से अपनी वाइन पी रहा होता है। फिर एक डिटरमिन्ड लुक के साथ वो औरत बोलती कि वो उसे अब फ्री नहीं छोड़ सकती। जो ये माँ तुरंत समझ जाता है कि वो औरत उसे थ्रेटन कर रही है और सोचता है कि अब तक तो उसे हटा देना चाहिए था। फिर वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखता है और उसे नफरत से ट्रैश कह देता है। दो गेस्ट गॉसिप करते, एक कहता है कि शिजुरू के साथ जो लड़का है वो यामुरी फैमिली से है, दूसरा याद करता है कि वो तो अमातानी सेत्सु का एक्स था और सोचता है कि क्या वो सेत्सु की वजह से आया है। वो लोग बोलते कि जब वो एक्सपेल्ड हो चुका है उसके पास बस एक ही रास्ता है, लड़की को वापस जीतना। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ सेत्सु का फायदा उठाना चाहता है और फिर से नोबल बनना चाहता है। तभी नाना सेत्सु को बोलती है तुम जा रही हो, थोड़ा एंजॉय नहीं कर सकती और पार्टी को। यूकी बोलती कि वो थक गई है और पार्टी जल्दी छोड़ रही है। फिर नाना एक सास के साथ उसके बिहेवियर पर अफसोस करती है और उसे जाते हुए देखती रहती है। तभी अमातानी सेत्सु पलटकर हमारे हीरो को नाम से बुलाती है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। एक एनॉयड लुक के साथ वो कहती कि उसे पता है कि वो क्या सोच रहा है और उसे रुकने को बोलती है। वो आगे उस पर इल्जाम लगाती कि वो उसके पास सिर्फ अपनी फैमिली का पुराना नाम वापस लेने के लिए आया है। पर हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में बस कंफ्यूजन होती है और वो सोचता है ये सब क्या बोल रही है। अमातानी सेत्सु आगे कहती कि पिल्स रिफाइन करने से वो रिच नहीं बनेगा, लेकिन उसके खर्चे निकल जाएंगे। पर बिना कोई रिएक्शन दिए हमारे हीरो बस ग्लास उठाता और शांति से अपनी वाइन पी लेता है। फिर वो उसे एडवाइस देती है कि खुद पर फोकस करे और पार्टी हॉल छोड़कर चली जाती है। पर एक स्मॉक के साथ यामुरी सोचता है कि खुद पर फोकस किसके लिए बोल रही है वो। अमातानी सेत्सु तुरंत रुक जाती है और कंफ्यूज लुक के साथ पलट के उसे देखती है। उसे समझ ही नहीं आता बंदा क्या पूछ रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि उसकी एनर्जी इंटेंशनल नहीं है क्योंकि वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। ये सुनते अमातानी सेत्सु शॉक हो जाती है, उसकी ऑरा ग्लो करने लग जाती है और वो पूछती है उसे ये सब कैसे पता। यामुरी उसे वार्न करता है कि अगर वो जबरदस्ती अपनी कल्टीवेशन करेगी तो उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी जो ऑलरेडी लिमिट पर है। पार्टी हॉल में दोनों अकेले रह जाते हैं और सेत्सु की डेलिकेट कंडीशन पर बात करते हैं। मुस्कुराते हुए यामुरी कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, पर सेत्सु सोचती कि एक कॉमनर ये कैसे जान सकता है। वो डाउट करती है और पूछती कि क्या वो सच में एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी बात मान लेगी। हमारा हीरो सीधा उसकी आंखों में देखता है और बोलता है कि अगर वो बिलीव नहीं करेगी तो लॉस उसका ही होगा। फिर एक सीरियस लुक के साथ सेत्सु रियलाइज करती कि उसके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम खत्म होता जा रहा है। तभी यामुरी एक बिजनेस डील प्रपोज करता है और कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए। वो रिवील करता है कि वो चाहता है कि वो ईमा फैमिली के हायर को कुछ डिलीवर करे। दूर से जो ईमा और नाना पार्टी हॉल के बीच दोनों को धीरे धीरे बात करते हुए देखते हैं। गुस्से से भरा जो ईमा नफरत भरी आवाज में हमारे हीरो का नाम विस्पर करता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मैंशन के बाहर का व्यू देखते हैं जहाँ पार्टी चल रही होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट और शिजुरू साथ में हॉल छोड़ते हैं और गार्डन में वॉक करते हैं। पर तभी अचानक एक आवाज दोनों को बुलाती है और यामुरी पलट के देखता है कौन। पीछे से नाना सामने आती है और वो बोलती है कि वो जोएन पिल में इंटरेस्टेड है और उससे बात करने के लिए बुलाती है। और इस तरह तीनों तारे भरी रात के नीचे मैंशन के गार्डन में चलने लगते हैं। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलते है कि नाना को सिर्फ पिल्स ही नहीं उससे ज्यादा कुछ चाहिए। नाना भी उसे कहती है कि उसे आंटी बुलाओ, पर एक सीरियस लुक के साथ वो याद दिलाता है कि वो अब यामुरी फैमिली का हिस्सा नहीं रहा। नाना कहती कि वो और सेत्सु काफी सिमिलर है और बंदा हैरान हो जाता है। वो एक्सप्लेन करती कि उसके पेरेंट्स के मरने के बाद सेत्सु अपने अंकल के कंट्रोल में आ गई जो उसके सारे डिसीजंस लेता था। इसी के चलते सेत्सु एक लेजेंडरी कल्टीवेटर बन गई, लेकिन अपनी फैमिली से कभी फ्री नहीं हो पाई। ये सुन के शिजुरू कंफ्यूज हो जाती है और पूछती कि कल्टीवेटर क्या होता है और ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है। तभी हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है कि कल्टीवेशन का थर्ड स्टेज होता है और डिफरेंस बहुत ही बड़ा होता है। और इसी वजह से सेत्सु ने पावर पाने के लिए एक इम्पॉसिबल मेथड यूज किया, अपनी लाइफ को स्ट्रेंथ के बदले ट्रेड कर दिया। फिर यामुरी नाना से पूछता है कि उसे ये सब क्यों बता रही है। नाना उसे कहती है कि क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है। वो बताती कि बिल्कुल शिजुरी की माँ की तरह जो भी किया जाए उस पर कोई असर ही नहीं होता।
फिर एक बुलंद आवाज के साथ वो प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए बोलती कि उसे उस फेट से बचाना चाहती है। फिर नाना यामोरी को बोलती कि उसकी स्किल सुपीरियर है और शायद अभी भी उम्मीद हो सकती है। शिजुरू शॉक हो जाती कि नाना डॉक्टर से ज्यादा उस पर भरोसा कर रही है और उसे तलिस्मान याद आ जाता है। शिजुरू और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और सोचती कि क्या ये लेजेंडरी कल्टीवेटर वाली बात सच में रियल है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है कि इस दुनिया के कल्टीवेशन मेथड्स बहुत ही प्रिमिटिव है। वो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि नाना असल में उस जोयान पिल में भी इंटरेस्टेड है जो वो खुद बेच रहा है। नाना फिर एक डील प्रपोज करती है और शिजुरू प्रॉफिट्स के बारे में सोचकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। इस पर नाना उसे डांट देती है और कहती कि वो सिर्फ पैसे के बारे में ही क्यों सोच रही है। वो आगे बताती कि जबकि उसका असली गोल सेत्सु की मदद करना है। एक उदास लुक के साथ वो एक्सप्लेन करती कि सेत्सु एक बहुत ही काइंड और डेलिकेट लड़की है। फिर वो रिवील करती कि जब एंगेजमेंट तोड़ी गई थी तब सेत्सु ने भी एक बार रिबेलियन की थी। हमारा हीरो चुपचाप सब सुनता रहता है और अपनी फॉर्मल फियांसे के बारे में मिली नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। पर अचानक ही पीछे से जोइमा गार्डन में आ जाता है और अपनी आंट को बुलाता है जो उनके साथ खड़ी होती है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि जाने से पहले ग्रैंड पार्टी को प्रॉपर गुड बाय कहना चाहता था। फिर उसकी नजर हमारे हीरो और शिजुरू पर पड़ती है और वो दोनों को ध्यान से देखता है। फिर वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को आज जो भी हुआ उसके लिए थैंक यू बोलता है। इतना कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है कि अगर दोबारा मिल पाए तो उसे खुशी होगी। यामोरी भी मुस्कुराते हुए एग्री करता है और कहता है कि मिलने का फीलिंग म्यूचुअल है। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और उनके बीच एक अजीब सी एनर्जी स्पार्क होती है। एक सीरियस लुक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट फील करता है कि इस बंदे में कुछ बहुत ही स्ट्रेंज है। उसी वक्त जो इमा के बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और यामोरी उसकी पावर फील करता है। उसके बाद जो इमा और उसके गुंज पार्टी से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी एक गार्ड आता है और कहता है कि लॉर्ड जो के लिए सेत्सु का एक गिफ्ट है। कार के अंदर बैठे हुए वो ब्लू बॉक्स लेता है और हैरानी से पूछता है कि क्या ये गिफ्ट सच में सेत्सु की तरफ से है। बॉक्स खोलते ही उसे एक ओरागामी बटरफ्लाई मिलती है और वो समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है। फिर एनॉयड होकर वो बॉक्स फेक जो को देता है और बोलता है कि बिना परमिशन के इसे खोलना नहीं। तभी असली बॉस अपना प्रेजेंस रिवील करता है और कंप्लेन करता है कि हाशिमोतो की वजह से उसे वहां से जाना पड़ा। फिर उसकी उंगली में चमकती रिंग के साथ वो नाना होशिसु और हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में सोचता है। एक विकेट स्माइल और ब्लू ऑरा के साथ वो कसम खाता है कि उन दोनों को पता चल जाएगा आगे क्या आने वाला है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती है और वो प्लान करता है कि यामोरी की शक्ल यूज करके वो उन दोनों को एक साथ खत्म करेगा। फिर हम देखते हैं कि असली जो अपने लुक अलाइक के साथ खड़ा है जो बिना कोई सवाल पूछे उसके ऑर्डर मानता है। फेक जो वो बॉक्स पकड़े रहता है और ओरागामी बटरफ्लाई हरा ग्लो करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हम शहर के बीच एक बड़ी बिल्डिंग देखते हैं तारे भरी रात के नीचे। बिल्डिंग के टॉप पर हमारा हीरो शहर को देखते हुए रिसेंट इवेंट्स पर सोच रहा होता है। उसके हाथ में वही इंटेंसली ग्लोइंग ओरागामी बटरफ्लाई होती है। एक स्मॉक के साथ उसे याद आता है कि जब उसने जो इमा से कहा था कि वो दोनों जल्दी मिलेंगे। फिर वो बटरफ्लाई शहर के ऊपर उड़ने लगती है टारगेट ढूंढने के लिए गाइड बनती हुई। फिर तलिस्मान अचानक रुक जाता है, इशारा देता है कि एनिमी इसी बिल्डिंग के अंदर है। तब यामोरी को पता चलता है कि ये बिल्डिंग ईमा फैमिली की है और वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए हमारा प्रोटैगनिस्ट रूफटॉप से नीचे जंप लगा देता है। एक डिटरमिन्ड लुक के साथ वो चिल्लाता है कि असली मजा अब शुरू होने वाला है। मीनवाइल नाना होशिसु अपने रॉयल प्लांट्स को एडमायर कर रही होती है जो हर 3 साल में फल देते हैं। वो प्लान करती है कि इन वैल्यूएबल चीजों को 3 महीने बाद होने वाली कल्टीवेटर टूर्नामेंट में ट्रेड करेगी। पर तभी अचानक उसे एक अजीब सी प्रेजेंट फील होती है और वो पूछती है कि कौन आ रहा है। एक शैडोई फिगर उसके सेंसेस की तारीफ करता है, चाहे वो इंजर्ड हो और उसकी कल्टीवेशन वीक हो। फिर एक बाल्ड मॉन्ग रेड ऑरा के साथ सामने आता है और बोलता है कि वो अभी भी शार्प है। शॉक में नाना समझ जाती कि इंट्रूडर्स भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। वो उनसे पूछती कि वो कौन है और क्या चाहते हैं, साथ ही एस्केप का रास्ता सोचती रहती है। मॉन्क हंसकर पूछता है कि क्या होशिसु फैमिली की हेड भागने का प्लान बना रही है। फिर मोटा मॉन्क बोलता है कि शेर खरगोश का शिकार करते वक्त भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और इसीलिए हम बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे भले ही तुम वीक हो। इस पर नाना नोटिस करती है कि दोनों गार्डन में उसके साथ बहुत ही कॉशियस बिहेव कर रहे हैं। फिर एक स्मॉक के साथ वो पूछती कि उनका असली ऑब्जेक्टिव क्या है। मोटा मॉन्क कहता है कि वो उनके साथ चले और कोई बेवकूफी ना करे। बाल्ट मॉन्क सजेस्ट करता है कि सीधा उसके हाथ पैर तोड़ देना ज्यादा आसान होगा। पर तभी नाना एक अजीब से प्लान को छूती है और उनको पूछती कि उनको क्या लगता है वो कहाँ खड़े हैं। फिर वो प्लान की मदद से गैस रिलीज करती है और बोलती कि वो उनका प्रॉपर एंटरटेनमेंट करेगी। बाल्ट मॉन्क स्मोक देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है।
दूसरा मॉन्क अपना मुंह कवर करता है और रियलाइज करता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन है। नाना एक्सप्लेन करती कि घास की एक ब्लेड मुंह में रखने से पॉइजन उस पर इफेक्ट नहीं करता और ये उसे टाइम देगा। इसलिए वो डिसाइड करती है उसे भागना होगा क्योंकि दो अपोनेंट्स के अगेंस्ट उसका कोई चांस ही नहीं है। पर अचानक उसके सामने रेड आंखें चमकने लगती है थ्रेटनिंग ऑरा के साथ। सिचुएशन देखकर नाना शॉक हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। फिर एक शैडोई फिगर सामने आता है और वो सोचती कि क्या ये आर्ट ऑफ शैडोज है। इसी से वो समझ जाती कि उसके सामने जो बंदा है वो हिडन शैडो सेक्ट से है। शैडोई फिगर कंफर्म करता है कि वो हिडन शैडो सेक्ट से ही है और उन्होंने ही 100 हर्ब सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सिचुएशन देखकर नाना सोचते कि यह बंदा कौन है क्योंकि उसे लगता है कि उसका वक्त अभी भी नहीं आया है। पर जैसे ही वो मिस्टीरियस इंट्रूडर का चेहरा देखती है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और एक मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और पूछता है कि क्या वो सरप्राइज्ड है। पर गाइस ये फेक यामोरी होता है, ये होता है जो ईमा डिस्गाइज्ड में। दूर कहीं एक गार्ड उबासी लेता है और कहता है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है और अब फाइनली कुछ खाने जा सकता है। उसका पार्टनर एग्री करता है और सजेस्ट करता है कि ठंड की वजह से कोई गरम स्ट्यू ले लेते हैं। उनमें से एक सोचता है कि लॉर्ड जो क्या खा रहा होगा और कंक्लूड करता है कि जरूर कोई गॉर्मे फीस्ट होगी। शैडो क्लाउड स्टेप यूज करके हमारा हीरो बिना नोटिस हुए गार्ड के पास से स्लिप हो जाता है। टलिस्मान हाथ में लिए वो सोचता है कि क्या ये सच में असली जो ईमा का रूम है। ओरिगामी बटरफ्लाई उड़ती है और एक दरवाजे के सामने रुक जाती है, राइट प्लेस इंडिकेट करते हुए। हमारा प्रोटैगनिस्ट तलिस्मान को फॉलो करता है और रूम चेक करने के लिए दरवाजे के पास आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करता है कि वो अंदर नहीं है और सोचता है कि वो कहाँ गया होगा। मीनवाइल फेक जो एक गंदे से रूम में इंस्टेंट नूडल्स खा रहा होता है। वो सोचता है कि उसकी लाइफ में कभी भी चॉइस नहीं थी और आज भी सब कुछ वैसा की वैसा ही है। नूडल्स खाते हुए वो सोचता है कि क्या कभी उसे मैंशन में रहना और अच्छा खाना खाना नसीब नहीं होगा। फॉर्क हाथ में लिए वो लुक लाइक सोचता है कि उसकी लाइफ ऐसे क्यों बन गई। नफरत से भरा हुआ वो पूछता है कि सिर्फ ओरिजिनल जैसे दिखने की वजह से उसे इतना क्यों सफर करना पड़ता है। उसे याद आता है कि जब असली जो ने उसे गाड़ी के अंदर बांध के रखा था। उसका बॉस घूरती हुई नजर से उसे याद दिलाता है कि अगर सच बाहर आ गया तो उसका क्या होगा। कोल्ड लुक के साथ वो कहता है कि ये बंदा बस एक फेक है जिसे वो पास में जिंदा रखता है। बंदा हुआ वो रोते हुए लुक अलग सुनता है कि उसकी एक ही वैल्यू है, ओरिजिनल की कॉपी बन के रहना। वो बॉक्स ना खोलने के ऑर्डर पर हंस देता है और डिसअपियर करने का फैसला करता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है ओरागामी बटरफ्लाई तेज हरा ग्लो करने लगती है। बटरफ्लाई बाहर उड़ जाती है और बंदा घबरा जाता है, समझ नहीं पाता ये सब क्या है। तभी अचानक उसके पीछे से एक शैडो अपीयर होती है और फेक से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट एक जबरदस्त पंच मारता है और लुक अलग दर्द से चीख उठता है। वो जमीन पर गिर जाता है पूरी तरह से कंफ्यूज, जबकि हमारा हीरो उसे सीरियस नजर से घूरता है। यामोरी को समझ आ जाता है कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों फील नहीं हो रही थी। वो पूछता है कि क्या तूने मुझे पहचाना। डर से कांपते हुए लुक अलग पार्टी से पहचान लेता है और चिल्लाता है कि वो जो ईमा है पीछे हटने को कहता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे घूर कर कहता है कि वो गलत है क्योंकि वो सिर्फ एक फेक है। लाल चमकती आंखों के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट डिमांड करता है कि असली जो ईमा कहाँ है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक डार्क एली में गुंज का ग्रुप एम्बुश के लिए रेडी होता है। उनका लीडर फोन पर बोलता है कि टारगेट हमेशा यही से गुजरता है और एम्बुश तैयार है। वो प्रॉमिस करता है कि टारगेट के हाथ पैर तोड़ के बिना डिले लॉर्ड जो को डिलीवर करेंगे। फिर कॉन्फिडेंट अंदाज में हमारे हीरो शांति से उस एली की तरफ चलता है। वो स्पिरिचुअल आइटम के एग्जिस्टेंस पर सोचता है और वंडर करता है कि क्या कोई फोर्थ स्टेज कल्टिवेटर इसके पीछे है। स्पिरिचुअल आइटम एक ऐसा टूल होता है जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाया जाता है और स्पेशल एबिलिटीज रखता है। वो सोचता है कि ऐसा आइटम बनाना सिर्फ प्रिसीजन कंट्रोल से पॉसिबल है जो सिर्फ फोर्थ स्टेज कल्टिवेटर के पास होता है। लेकिन अगर ईमा फैमिली के पास स्पिरिचुअल स्प्रिंग है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। इसलिए यामोरी डिसाइड करता है कि जो ईमा से निपटने के बाद वो रूडा स्प्रिंग ढूंढेगा इवॉल्व होने के लिए। पर तभी अचानक अटैकर्स उसे एली में घेर लेते हैं। लीडर कहता है कि वो आने में बहुत ही लेट हो गया। हमारा प्रोटैगनिस्ट थ्रेटनिंग ऑरा के साथ उन थग्स का सामना करता है जो एली में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लीडर हंसकर कहता है कि किसी ने बहुत पैसे दिए हैं उसे परमानेंटली खत्म करने के लिए। पर्पल ऑरा के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट सिर्फ स्मोक के साथ अटैकर्स को देखता रहता है। ये देखकर लीडर इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि इस लुक में आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। फिर गुस्से में लीडर अपने गूंज को ऑर्डर देता है कि तुरंत ही हमारे हीरो पर अटैक करो। अटैकर्स फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं चिल्लाते हुए कि अब एंड के लिए रेडी हो जाओ। कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ लीडर बोस्ट करता है कि वो अपने बेस्ट आदमी फाइट के लिए लाया है। लेकिन उसके हैरानी तब होती है जब हमारा हीरो अनबिलीवेबल स्पीड के सहारे गूंज को गिरा देता है।
सिचुएशन देखकर लीडर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक गून को जबरदस्त पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। सिर्फ एक ही ब्लो में वो दूसरे एनिमी को भी ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ एली में गिरा देता है। लीडर देखते हुए चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है और सोचता है कि क्या ये बंदा इंसान भी है। सारे अटैकर्स जमीन पर पड़े होते हैं और हमारे हीरो पूछता है कि किसके ऑर्डर पर उस पर अटैक किया गया था। फिर सीन चेंज होता है। नाना होशिशु के रेसिडेंस पर सब कुछ बर्बाद और टूटा फूटा पड़ा होता है। अमाता निसेत्सु वहां पहुंचती है और अपने लोगों को क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हुए देखती है। एक गार्ड उसके पास आता है और रूफटॉप कैमरा की फुटेज दिखाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि रात लगभग 1 बजे 2 मॉन्क्स ने टेरेस पर नाना पर अटैक किया था। वहीं से गार्ड बताता है कि टोटल 3 इंट्रूडर्स थे और उनका चेहरा क्लियरली दिखाता है। फिर अमाता निसेत्सु फुटेज देखती है और तीसरे अटैकर को पार्टी वाला अपना ही प्रोटैगनिस्ट पहचान लेती है। सेत्सु स्क्रीन पर चलती हुई रिकॉर्डिंग को घूरती रहती है और यामोरी का चेहरा देखकर हल्की सी स्माइल करती है। उसके बाद एक लिमोजिन एक बहुत ही अमीर एरिया के लग्जरी हाउस के सामने आकर रुकती है। हाथ में फोन पकड़े हुए सेत्सु का चेहरा देख के लगता है कि वो हीरो की लोकेशन ढूंढने का पक्का मन बना चुकी है। उसे एक मैसेज आता है जिसमें एक फोटो और एड्रेस होता है 432 काउगू स्ट्रीट। सिचुएशन देखकर वो कंफर्म करती कि यही सही जगह है और सीधा घर को घूरने लगती है। गुस्से से भरी नजरों के साथ उसे यकीन ही नहीं होता कि यामोरी उसके रिलेटिव के पीछे गया। तभी गून का लीडर वहां आता है। उसका हाथ टूटा होता है और वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सेत्सु उसे घूर के देखती है और डिमांड करती कि वो उसे यामोरी तक ले जाए क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसकी आंटी को किडनैप किया है। लीडर उसे तुरंत अंदर ले जाता है और बताते कि इस वक्त यामोरी मेंशन के अंदर ही है। अंदर जाते ही सेत्सु देखती है कि काफी सारे आदमी काम कर रहे हैं और वो सोचती कि क्या ये सब उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। फॉर्मर गैंग लीडर आगे बढ़ता है और प्रोटैगनिस्ट को पानी का ग्लास ऑफर करता है। चेयर पर रिलैक्स बैठा हुआ यामोरी उसकी आवाज सुनता है, पीछे मुड़ता है और उसे वहां देखकर शॉक हो जाता है। अमाता निसेत्सु गुस्से में सीधा उसकी तरफ बढ़ती है और चिल्लाकर कहती कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुरंत उसके आंटी को छोड़ दे। ये बात सुनकर प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वो किस बात की बात कर रही है। सेत्सु बिल्कुल पास आकर कन्फ्रंट करती है और पूछती कि उसने उसकी आंटी को किडनैप करने का मतलब क्या था। थोड़ा इरिटेट होकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो सच में उस पे किडनैपिंग का शक कर रही है। सेत्सु उस पे चिल्लाती है, कहती है डम मत बन और अपने टैबलेट पर प्रूफ दिखा देती है। फुटेज में एक बंदा दिखाई देता है जो बिल्कुल हीरो जैसा लगता है और नाना के साथ एक डिस्ट्रॉयड रूफटॉप पर खड़ा होता है। रिकॉर्डिंग में वो फेक यामोरी एक बहुत ही इविल और सस्पिशियस स्माइल के साथ दिख रहा होता है। तब प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि किसी ने उसका भेष बदलकर उसकी आंटी को किडनैप किया है। गुस्से से भरी सेत्सु कहती कि या तो उसका रिलेटिव वापस लौटा दे वरना वो अपनी पावर से उसे पनिश करेगी। यामोरी सब कुछ डिनाई करता है और कहता है कि वो कभी भी रात के बीच में उसके घर नहीं जाएगा और अगर मुझ पर भरोसा ना हो तो ये ईमा गुंज को पूछ सकती हो। सेत्सु ये सुनकर शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि ये काम इस बंदे का नहीं है। एक्स लीडर फिर लॉर्ड जो के साथ की गई कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री दिखाता है ताकि अपनी एलिबाई प्रूव कर सके। फिर भी सेत्सु सस्पिशियस रहती है और सिक्योरिटी कैमरा फुटेज के बारे में पूछती है। इस पर यामोरी अपना एक वीडियो दिखा देता है जो उसने किसी और जगह रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में फेक बंदा खुद रिवील करता है कि वो सिर्फ एक लुक अलाइक है जो रियल जो का भेष बनाता है। वो ये भी बताता है कि रियल बॉस एक रिंग यूज करता है जिससे वो गार्ड का डिस्गाइज ले लेता है। ये देखते ही सेत्सु का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचती कि क्या जो सच में अपनी अपीयरेंस चेंज कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट भी कंफर्म करता है कि ये तभी पॉसिबल है जब उसके पास कोई स्पिरिचुअल आइटम हो। सेत्सु और ज्यादा शॉक हो जाती है और यकीन ही नहीं कर पाती कि लॉर्ड जो के पास इतना रेयर और प्रीशियस आइटम है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ये पूरा प्लान ही उसका भेष बना के उसे फ्रेम करने का था। गुस्से से भरी सेत्सु कहती कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, लेकिन यामोरी उसे वार्न करता है कि उसकी आंटी अभी भी डेंजर में है। बेचैन होकर वो चिल्लाती है और पूछती कि वो क्या करे क्योंकि वो बस चुपचाप बैठ के नहीं रह सकती। तभी यामोरी बताता है कि दुश्मन के प्लान को ही उसके अगेंस्ट यूज करने का एक तरीका है। फिर एक स्मोक के साथ वो कहता है कि जो खुद अपनी कब्र खोदने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।